तो लास्ट हमने कल जो है वो वेवल योजना शिमला सम्मेलन हमने पढ़ा है कि शिमला में सम्मेलन हुआ था। वेवल ने कोशिश की थी कि आपके भारत में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध पैदा हो रखा है, जो भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उन दंगे फसाद को कैसे रोका जाए, ठीक है, और भारत में कैसे शांति लाए जाए, इसके बारे में एक छोटा सा प्रयास किया था वेवल ने, जो कि क्या रहा, असफल रहा। अब देखो वेवल के प्रयास करने के बाद में, जैसे कि उन्होंने जो कोशिशें की, उन कोशिश के करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था जून 1945 में उन्होंने प्रयास किए जो कि असफल रहे। अब जून के बाद में 1945 में कौन सी बड़ी घटनाएं जो थी वो जुड़ी हुई है, ठीक है, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। देखो आज सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने ये देखा था कि वेवल योजना जो थी, वेवल प्लान, तो वेवल प्लान जो है वो आपने जून 1945 में पढ़ा, जिसमें कोशिश की गई। देखो फिलहाल जो है 3 मुद्दों पर बहस हो रही है। 3 मुद्दे नहीं बात करें तो मुद्दा तो देखा जाए तो केवल 2 ही है। मुद्दा कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस कहता है आजादी दो, पहला मुद्दा। दूसरा, मुस्लिम लीग कह रहा है पृथक राष्ट्र दो, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा अंग्रेजों के सामने क्या है कि भाई इन्हें आजादी तो देनी है, परंतु क्या मुस्लिम राष्ट्र मतलब पृथक राष्ट्र करने के बाद में, ठीक है ना, पृथक राष्ट्र करने के बाद में दे या पृथक राष्ट्र करके आजादी दे या क्या करें। तो अंग्रेजों के सामने ये संवैधानिक गतिरोध था, ये तीसरा मुद्दा था। तो बात को समझना, भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका शुरू हुआ है 1942 में, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से ये तो तय हो गया था अंग्रेजों को कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, ये तो उन्होंने तय कर लिया था। परंतु एक तो छोड़कर भाग जाना होता है, तो उसमें पीछे जो है वो अंग्रेज भारत को किस स्थिति में छोड़ के जाएंगे, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में लड़ रही है। तो पूरा विश्व जो है वो उन्हें उनके बारे में क्या कहेगा कि भाग गए। तो मतलब भाग गए, इससे बढ़िया है कि हम वहां पे सिस्टम को थोड़ा सा सेट करके आए, और सिस्टम यहाँ सेट नहीं हो रहा है भारत में। भारत को क्या कर रहे हैं वो लोग, सिस्टम को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सेट नहीं हो रहा है कि ये नहीं मान, ये आजादी चाह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, नहीं हमें अलग राष्ट्र दो। तो वो क्या कर रहे हैं, 1942 में ये तय हो गया कि भारत को आजाद करना पड़ेगा, एक संभावनाएं बन गई थी। अंग्रेजों के दिलों में, दिमाग में ख्याल आ गया था, विचार आ गया था कि हमें, ठीक है, हमें अब अलग होना, मतलब इन्हें अब आजाद करना पड़ेगा। परंतु कैसे आजाद करें, ये एक बड़ी समस्या थी। इसी समस्या के बीच में देखो हुआ क्या है, आगे देखना, आगे क्या प्रमुख घटनाएं हुई, क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनी, किस तरह, मतलब किस तरह अलग हुई। क्योंकि देखना मैं आप एक बात पढ़ाऊंगी आपको, अंतिम समय तक एक लास्ट स्टेज थी ना, तब तक भी ये था कि आपका वी कैन से भारत और जो पाकिस्तान है वो अलग नहीं होगा। कैबिनेट मिशन तक में भी ये कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों की मांग को उसने भी स्वीकार नहीं किया। परंतु लास्ट में कंडीशन क्या बनी है, मतलब अंत तक कोशिश की है अंग्रेजों ने भी कि भारत का और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो, परंतु क्या करें, अंग्रेजों के बीच पहले के बोए हुए रह गए, ठीक है। लास्ट में फिर भी उन्होंने कोशिश तो की कि कैसे जैसे करके एक बार बात बैठ जाए, दोनों लड़े नहीं आपस में, हम इनको आराम से सिस्टम देकर छोड़कर आराम से चले जाएं, परंतु सफल नहीं रहे। देखो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ 3 प्रमुख घटनाएं होती है 1945 में। 1945 में एक तो आपके है दूसरी विश्व युद्ध की घटना। तो दूसरा विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 2 तारीखें आप सबको पता होंगी, एक तो है 6 अगस्त और एक है 9 अगस्त। क्या हुआ था इन तारीखों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखो, आपके हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका, यूएसए ने बम गिराकर जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। और जैसे ही आपके यहाँ ये जापान पे बम गिराए जाते हैं तो जापान जो है वो 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर देता है। 15 अगस्त 1945 को क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है कि मैंने हार मान ली, अब बस, ठीक है। तो बात को समझना, अमेरिका के द्वारा जापान पे बम गिराया जाता है कब, 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी घटना इसमें क्या थी आपके लिए इंपॉर्टेंट, और वो ये थी कि 1945 में ही जैसे ही आपके यहाँ युद्ध खत्म होता है, हालांकि युद्ध पूरी तरह से खत्म हुआ है सितंबर 1945 में, यहाँ 15 अगस्त को क्या हुआ, जापान ने घुटने टेक दिए, जर्मनी लगभग खत्म हो गई थी। तो युद्ध जो है देखो अचानक शुरू तो हो जाए,
एक बम से, एक हमले से युद्ध शुरू तो हो जाता है, परंतु किसी अगर युद्ध को खत्म करना है ना तो बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहा होता है, अलग अलग जगह चल रहा होता है, तो उसे खत्म करने में, समाप्त करने में समय लगता है। एक घोषणा भी हो जाती है ना तो भी प्रचार प्रसार करने में, चीजों को रोकने में, संभालने में वक्त लगता है। तो यहां जो है युद्ध शुरू भी सितंबर 1939 में हुआ था और खत्म भी कब हो रहा है, पूरी तरह से खत्म, वो है सितंबर 1945। परंतु जापान ने घुटने टेक दिए थे, उससे यह साबित हो गया था कि ब्रिटेन या जो मित्र राष्ट्र है वो क्या हो चुके हैं, जीत चुके हैं। ठीक है ना। एक लिटिल बॉय था और एक का नाम था फैट बॉय। जो बम थे, एक तो शायद फैट बॉय था, एक लिटिल बॉय करके नाम था उनका। चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे। 1945 में ब्रिटेन के अंदर, 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनाव, ब्रिटेन में हुए चुनाव, और ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो एक तरफ है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी तरफ है लेबर पार्टी। एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी तरफ कौन सी है, लेबर पार्टी। अब कंजर्वेटिव की अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिव में पिछली बार चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध में मतलब उनकी जो कार्य थे, उनकी जो नीतियां थी ना, वो इतनी ज्यादा असफल थी कि इस बार लोगों ने इन्हें पसंद ही नहीं किया। ठीक है। इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि क्लीमेट एटली जो थे, जो लेबर पार्टी से थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। क्लीमेट एटली ने ये कहा था, लेबर पार्टी से जो थे, उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार में कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं भारत को व्यवस्थित ढंग से आजाद कर दूंगा, भारत की स्थिति को सुधार किया जाएगा। अब आप सोचोगे मैडम ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं, ब्रिटेन के व्यक्ति वोट देंगे, ब्रिटेन का आदमी खड़ा है, ब्रिटेन के व्यक्ति वोट देंगे, और ये भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा ब्रिटेन के भी बहुत सारे जो आम जनता है ना वो भारत के साथ थी, और भारत के साथ जो बहुत टाइम से शोषण हो रहा है वो लोग देख रहे थे। तो अगर आज मैं आपको बताऊं, अगर आपके देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश के ऊपर शोषण करे, अत्याचार करे, तो आप अपने प्रधानमंत्री बजाय किसके साथ हो, उस देश के साथ हो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो यहाँ ब्रिटेन की जो जनता थी, उन्हें चर्चिल से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो एक कहा जाता है कि क्लीमेट एटली ने अपने चुनाव प्रचारों में भी ये बात कही थी। इस आधार पर क्लीमेट एटली जो है वो चुनाव गए जीत। ये क्या गए, ये गए चुनाव जीत। तो दूसरी घटना ये हो गई। पहली घटना, ब्रिटेन युद्ध जीत गई है, जापान ने क्या कर दिया, घुटने टेक दिए। दूसरी क्या हुई है, ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए और चुनाव में लेबर पार्टी जीती और कौन प्रधानमंत्री कौन बना, क्लीमेट एटली बना। अब आगे देखना तीसरी घटना क्या होती है। जब आपके यहाँ क्लीमेट एटली ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके यहाँ एटली के द्वारा एक आदेश जारी होता है कि भारत में भी क्या करवाए जाए, चुनाव करवाए जाए। तो यहां भारत में भी आम चुनाव होते हैं। कब, दिसंबर 1945 में। दिसंबर 1945 में भारत में भी क्या होता है बेटा, आम चुनाव होते हैं। कहां, एक तो आपके केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में भी चुनाव होते हैं और प्रांतों में भी चुनाव होते हैं। तो देखो अब हुआ क्या, इसका रिजल्ट सुनना, भारत में क्या होता है। तो देखो पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रांतीय सरकार, तो प्रांतों में जब सरकार बनी थी तो वो किसकी बनी थी, कांग्रेस की बनी थी। प्रांतों में सरकार किसकी, कांग्रेस की बनी थी। और तो और आपके केंद्रीय विधानसभा में जो सीटें सामान्य थी वो तो चलो ठीक है, उसमें तो कांग्रेस जीतनी है बहुमत से। जो मुस्लिम लीग की सीटें थी ना, जो मुसलमान जो सीटें थी, सॉरी जो मुस्लिम सीटें थी ना, उन पर सबसे ज्यादा जीत किसकी हुई, मुस्लिम लीग की जीत हुई। ध्यान से सुनना, 1947 में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि मुस्लिम लीग जो थी वो जीती तो थी, सीटें जीती तो थी, परंतु जीतकर भी हार की तरह था उनका। क्यों, किसी भी एक प्रांत में वो सरकार नहीं बना पाई। कैसी, मतलब जो मुसलमानों की जो सीटें हैं उन पर बहुत सारी जो सीटें हैं, मतलब बहुत सी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के मुसलमान ले गए, मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं लेकर गए। भाई मुस्लिम लीग की सीटें तो मुसलमान जो है वो मुस्लिम की जो सीटें होंगी उस पर अकेले लीग का तो अधिकार नहीं है ना, और भी मुसलमान उस पर भाग ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, केंद्रीय विधान जो सेंट्रल असेंबली में जो मुसलमानों की जो सीटें हैं उन पर अच्छी खासी जीत किसकी होती है, मुस्लिम लीग की जीत होती है। इसी के साथ प्रांतों में अगर हम बात करें तो बेटा देखो जीतनी तो कांग्रेस को ही था, प्रांतों में वही 8 प्रांतों में सरकार कौन बना रही है, कांग्रेस बना रही है। परंतु इस बार हुआ क्या, 2 प्रांतों में सरकार जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा भी बनाई गई थी। तो यहां क्या होता है, देखो मैंने आपको कहा भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 से लेकर 1945 तक, अच्छा कल मैंने आपको एक बात और नहीं बताई थी, शायद वेवेल योजना में बता दी होगी, मुझे याद नहीं है। वेवेल योजना में जब वायसराय वेवेल थे ना, उन्होंने जब शिमला में अपना सम्मेलन रखा था ना जून 1945 में, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि उस सम्मेलन के अंदर आदमी कौन होंगे, तो बोले वही होंगे जो नेता है। अरे बोले सारे नेता तो जेल में बंद है,
अरे बोले जेल में बंद है तो छुड़वाओ उनको। तो वेवेल प्लान में एक और चीज थी, वो क्या थी? वेवेल प्लान जब पेश किया गया था ना, उस वक्त सभी जो राजनीतिक कैदी थे, जिन्होंने, जो राजनीतिक कैदी होते हैं, एक होते हैं आपके हिंसक, जो हिंसा करने वाले आपराधिक कैदी, तो आप राजनीतिक मतलब जिन्होंने धरने दिए हो, नारे लगाए हो, ठीक है, वो राजनीतिक है। जिन्होंने हिंसा नहीं करी हो, हिंसा वाले अलग होते हैं। तो जो राजनीतिक कैदी थे ना, उन सबको, जो नेता वगैरह थे, सबको छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था। तो यहां क्या होता है, जब 1942 से लेकर 45 तक जब सारे लीडर्स जेल में है ना, तब यहां मुस्लिम लीग जो है वो बाहर घूम रहे हैं। और मुस्लिम लीग ने यहां इस चुनाव को, ध्यान से सुनना, मुस्लिम लीग ने इस चुनाव को जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, धर्म चुनाव बना दिए थे एक तरह से, कि भाई आपको जीतना ही होगा, ठीक है, मुसलमान मतलब मुस्लिम लीग को वोट देना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू हो चुकी है, और मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों का भला करेगी। वो किसका करेगी? मुसलमानों का भला करेगी। इसलिए मुस्लिम लीग को यहां जीत हासिल हुई थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में जिहाद की घोषणा कर दी थी। चलो, ये तीनों घटनाएं याद हो गई। तो पहली, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत रही है, मित्र राष्ट्र जीत गए हैं, जापान ने घुटने टेक दिए हैं। कब? 15 अगस्त 1945 को। इधर ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी जीत रही है, क्लेमेंट एटली, और भारत में चुनाव होते हैं। और इस बार भारत में चुनाव टक्कर के थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को तो चलो जो बहुमत, जो सीटें मिलनी थी वो मिली है बहुत अच्छे से, कांग्रेस भी जीती, परंतु इस बार मुस्लिम लीग भी जीती है। उसे जीतकर मजा आ गया। इस बार उसने साबित कर दिया कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। मतलब इस जीत के बाद में उन्होंने ये कह दिया कि ये जीत जो है वो जनता का आदेश है, जनादेश है, कि जनता को अब अलग से क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। जहां जहां मुस्लिम लीग जीती है वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। ये सारी घटनाएं कब हो रही है? 1945 में, ठीक है। अब दिसंबर 1945 में चुनाव की बात हो गई। चुनाव की बात होने के बाद में दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे हैं। इधर एक छोटा सा रिवोल्ट होता है, बस थोड़ा सुन लो उसके बारे में। कभी कभार एग्जाम में अगर मिल जाए तो कभी ये नहीं कहोगे कि मैडम ने कभी बताया ही नहीं था क्या। तो एक छोटी सी घटना और देखो। रिन रिवोल्ट का नाम सुना है क्या? रिन रिवोल्ट, रिन रिवोल्ट क्या था? ये रिन रिवोल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 18 फरवरी 1946, ठीक है, 18 फरवरी 1946 को होता है। हुआ कहां? बंबई में। बंबई में एक जहाज था जिसका नाम क्या था? HMIS तलवार जहाज। अब देखो, इस रिन रिवोल्ट का अगर मैं पूरा नाम तुम्हें बताऊं तो ये है रॉयल इंडियन नेवी। अब नेवी का मतलब ये समझ गए, नौसेना। नेवी का मतलब यहां क्या हो गया? नौसेना, ठीक है। तो यहां क्या होता है, अगर हम बात करें मुख्यतः, तो हुआ क्या कि ये जहाज था, ठीक है, HMIS तलवार, ये जहाज का नाम था। इस जहाज का जो कैप्टन था, ठीक है, इस जहाज का जो कैप्टन था, अगर मैं इसका नाम याद करूं तो FM किंग। FM किंग जो थे वो इसके क्या थे? कैप्टन थे, कमांडर थे। तो ये जो थे ये ब्रिटेन से, ठीक है, ये ब्रिटिश थे। और ये क्या करते थे, अपने जहाज में जो सैनिक थे, जो नौसैनिक थे, उनके साथ में मतलब एक तरह से भेदभाव करते थे, खिल्ली उड़ाते थे, उनके बारे में बहुत गलत शब्द कहते थे, ठीक है, गलत चीजें कहते थे, गलत शब्द उनके लिए कहते थे, गलत व्यवहार उनके साथ करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितने भी ये सैनिक थे ना, ये जो है वो मोटिवेट हुए। कहां से मोटिवेट हुए? ये सैनिक मोटिवेट हुए भारत छोड़ो आंदोलन से। ये सैनिक कहां से मोटिवेट होते हैं? कि भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से इन अंग्रेजों को भगाओ। देखो, सेना है, अब सेना अगर अंग्रेजों के अधीन काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के साथ मोटिवेटेड भी है। परंतु यहां जब सेना के साथ में एक इतना हद तक दुर्व्यवहार होता है, इस हद तक भेदभाव होता है, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से मोटिवेट होती है। और दूसरा, इनके सामने आजाद हिंद फौज थी। अब मुझे पता है कि आजाद हिंद फौज ने क्या किया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, परंतु मैं आपको अगली जो क्लासेस होंगी अपनी, उसमें जब सुभाष चंद्र बोस की बात आएगी ना, तब आजाद हिंद फौज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या थे, ये जो सैनिक थे ना, इन दोनों मतलब भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज जो थी ना, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। और इन्होंने क्या किया,
इस जहाज के जितने भी सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह को कहा जाता है रिन रिवोल्ट। हालांकि इस विद्रोह को बाद में शांत करवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो हिंदू थे उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठा लिया था, और जो मुसलमान थे उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा उठा लिया था, और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मांग थी वो उसी के पीछे हो लिए थे। बाद में इस रिवोल्ट को शांत कर दिया गया था, जो इनकी बातें थी उनको सुना गया, जो भेदभाव इनके साथ किया गया, इनसे वादा किया गया कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा आगे चलकर। तो ये छोटा सा रिवोल्ट है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रिन रिवोल्ट हुआ कब है? 18 फरवरी 1946। रिन का नाम क्या है? रॉयल इंडियन नेवी। आज हम इंडियन नेवी कहते हैं ना, तो यहाँ एक ब्रिटेन के लोग थे ये, ठीक है। तो ब्रिटेन की सेना थी, सैनिक कौन होंगे? सैनिक कौन होंगे? इंडियन। बस जो बड़े अधिकारी कौन होंगे? ब्रिटेन के होंगे, इसलिए इसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। तो रिन रिवोल्ट जो था वो नौसेना का विद्रोह था, और कब हुआ है? 18 फरवरी को। कहां हुआ है? बंबई में, ठीक है, बंबई में। और जहाज का नाम कौन सा था? जिस जहाज के 9 सैनिकों ने विद्रोह किया था वो जहाज का नाम क्या है? HMIS तलवार जहाज। बस इतना ध्यान रखो, यहां तक क्लियर होगी। अब देखो, ये रिन रिवोल्ट हुआ है कब? आपके 18 फरवरी 1946 में। अब मैं आगे बात करेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन की। तो भारत में कैबिनेट मिशन क्यों आया? क्लीमेट एटली ने क्यों भेजा? पहली बात तो ये करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि कब आता है, और आने के बाद में भारत में क्या प्रावधान लेकर आता है, भारत में क्या स्थिति बनती है। क्योंकि कैबिनेट मिशन से ये तय हो जाता है धीरे धीरे कि हमें हमारा अब संविधान बनाना है, सरकार बनानी है। तो बिल्कुल पूरी प्लानिंग में होते हैं कि तुम लोग अपनी अंतरिम सरकार बनाओ, अपना संविधान बनाओ। और अंतरिम सरकार बनने का मतलब है अंग्रेज जो है वो चले जाएंगे, और आपके यहां जब तक एक निर्वाचित सरकार नहीं बन जाती तब तक बीच की जो स्थिति है उसे कौन संभालेगा? अंतरिम सरकार संभालेगी। और आपके यहाँ संविधान बनाने का जो एक प्रोसीजर है वो स्टार्ट हम कर जाएंगे, अंतरिम सरकार बना देंगे तुम्हारी, और उसके बाद में तुम अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाते रहना। परंतु उससे पहले भारत की स्थिति को सामान्य करना जरूरी था। कैबिनेट मिशन क्या था, क्यों आया, कैसे आया? चलो इतना तो जवाब तुम भी दे सकते हो कि कैबिनेट मिशन जो है कब आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है ये बताओ मुझे। अच्छा, उससे पहले फैक्चुअल चीजें ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन को लेकर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जो थी, ठीक है, जिसमें कितने कब अंतरिम सरकार बनी, कौन कौन कैसे कैसे क्या था, वो हमने संविधान सभा में पढ़ लिया था। यहां आपके वही कैबिनेट मिशन ही पढ़ा रही हूं, पर कैबिनेट मिशन को यहां हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में समझाऊंगी मैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पढ़ाऊंगी। पॉलिटी और हिस्ट्री, मैंने आपको क्या कहा, अंग्रेज आने के बाद में लगभग एक जैसे जुड़ जाते हैं। तो यहां क्या होता है, कैबिनेट मिशन मैंने वहां भी पढ़ाया, यहां भी पढ़ाया है। वहां राजनीति जितना पॉलिटी में काम का है वो पढ़ लिया, यहां हिस्ट्री में जितना काम का है हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात देखो, जुलाई में कहां ले आते हो तुम लोग कैबिनेट मिशन को? जुलाई में कहां से ले आए, मुझे समझ में नहीं आया। कैबिनेट मिशन को जुलाई में, तो भाई इतनी बड़ी गलती तो मत करो तुम लोग, जुलाई में तो कोई तारीख ही नहीं है, जुलाई की तो कोई तारीख ही नहीं है। तो अब समझो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात ये आती है कैबिनेट मिशन भारत क्यों आता है, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों आया ये भारत। अच्छा, पहली बात तो ये समझना, ब्रिटेन के अंदर 1945 में क्या हुए, इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद में प्रधानमंत्री बन गया क्लीमेट एटली। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, प्रधानमंत्री कौन, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने मंत्री परिषद भी चुनता है, हाँ या ना। प्रधानमंत्री बना तो अपनी मंत्री परिषद भी चुनेगा। अब क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अपनी मंत्री परिषद को चुनते हैं, और उन्हीं मंत्री परिषद, चुनी हुई मंत्री परिषद में से 3 सदस्य भेजते हैं। चुनी हुई मंत्री परिषद में से क्या करेंगे, 3 सदस्य भेजेंगे। कितने, 3 सदस्य भेजेंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। तो प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली है, जिन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को, ठीक है, जिन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा था। इसलिए इस मिशन का नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। इसे भारत क्यों भेजा गया, ध्यान से सुनना। अंग्रेजों को हमें आजाद करने की इतनी इच्छा कहां से जागृत हो गई,
भाई पहले हम बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो थी वो व्यस्त थी युद्ध में, तो हमें हो सकता है आजाद करने का सोच लेती। परंतु जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद में अब हमें आजाद क्यों करना चाहती है? तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में अब ब्रिटेन जो विश्व में अब ब्रिटेन उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी पहले थी। अब शक्तिशाली कौन है फिर? अब शक्तिशाली जो है वो रूस और कौन है? अमेरिका है, जिसमें अमेरिका का नाम हम पहले ले सकते हैं। तो यहां क्या होता है? पहली चीज, कैबिनेट मिशन के माध्यम से दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीतने के बाद भी, देखो युद्ध चाहे कोई भी जीतो, नुकसान बराबर होता है दोनों तरफ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन अपनी स्थिति को संभालने के लिए, या ब्रिटेन जो है वो पुनः अपनी पावर प्राप्त करने के लिए भारत को आजाद करना चाहती है, भारत से पीछा छुड़ाना चाहती है। इसलिए आपके यहाँ क्या भेजा गया? कैबिनेट मिशन भेजा, पहली चीज। दूसरी बात, भारत में राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है पहले की तरह लोग आपस में, एक राजा जो है वो दूसरे राजा से लड़ाने के लिए अंग्रेज जो है वो उन्हें आपस में लड़ाते थे, फूट डालो और राज करो। अरे कब तक फूट डाले, कब तक राज करें? एक ही नीति कितने साल चलेगी? लोगों में अब देश प्रेम की भावना जागृत हो गई, लोग एक साथ खड़े हो गए, बड़े बड़े लीडर्स सामने आने लग गए। तो जब राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा फैली तो अंग्रेजों को पता चला कि हम वहां अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ एक बात ध्यान रखना, अंग्रेज जो है अपना काम वही करेंगे जहां उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा हो। अरे भाई, जब भारत के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं आपस में, वो 5 भाई हैं, आपस में जो 5 भाई हैं, अगर वही 5 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें अंग्रेजों को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है, नुकसान भले ही हो। तो यहां भारत में सांप्रदायिक दंगे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन और उसी के साथ में सांप्रदायिक दंगे, अलग पाकिस्तान की मांग। तो इसको लेकर ब्रिटिश जो थे ना अंग्रेज, उन्हें भारत से कोई लाभ नहीं हो रहा था, केवल नाम मात्र का उपनिवेश बनकर रह गया था भारत। अब उन्हें कोई सोने की चिड़िया, हालांकि जो था वो पहले ले चुके थे वो तो भारत से, परंतु अब भी भारत से उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं, कुछ वसूल नहीं हो रहा था, केवल एक बोझ बनकर रह गया था भारत जो है। और सांप्रदायिक दंगे होने के बाद में तो उनसे भी भारत कंट्रोल नहीं आ रहा था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो पुलिस किसकी पिस रही है? अंग्रेजों की पिस रही है, ठीक है। अधिकारी किसके पिस रहे हैं? अंग्रेजों के पिस रहे हैं। आपके जो न्यायाधीश, न्यायालय है वो किसके पिस रहे हैं? अंग्रेजों के पिस रहे हैं। लड़ दो लोग रहे हैं आपस में, पिस कौन रहा है? अंग्रेज पिस रहे हैं। अब अंग्रेज जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब अंग्रेज जो है वो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो आपके और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं अब आपस में। हम लोग लड़ने में क्या, मुस्लिम लीग जो है वही कर रही है, कांग्रेस तो आजादी चाह रही है और कुछ नहीं डिमांड कर रही। अच्छा, सांप्रदायिक दंगे होने लग गए। इसी के साथ में, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, सांप्रदायिक दंगे होने के कारण क्या थे? संवैधानिक गतिरोध। संवैधानिक गतिरोध कि भाई भारत को आजाद करें तो कैसे करें? भारत को तोड़कर आजाद करें या भारत को एक साथ जोड़कर आजाद करें? तो पहली चीज, भारत को आजाद तो करना है या नहीं करना? चलो आजाद कर देंगे, परंतु भारत को आजाद तोड़कर करें या जोड़कर करें? जोड़ने का मतलब हो गया जैसा आज भारत, मतलब जैसा उस वक्त भारत था उसी को स्वतंत्र कर दें, या भारत के 2 हिस्से करें या नहीं करें। अंग्रेजों के सामने भी ये दुविधा थी, उन्हें नहीं पता था कि बंगाल विभाजन जो है वो इतना बड़ा रिजल्ट उन्हें दे देगा। जो उन्होंने काम जो 1905 में किए हैं वो आज उन्हीं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। तो चलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके यहाँ कैबिनेट मिशन भेजने के उद्देश्य क्या थे? कैबिनेट मिशन भेजने का सबसे पहला उद्देश्य था कि भारतीय जो है वो अपनी संविधान सभा बना ले। भाई अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि कल तुम लोग एक काम करना, सब लोग है ना दिल्ली सल्तनत पढ़कर आना, मैं तुम्हें कह दूं, या मान लो कि सिंधु सभ्यता पढ़ के आना, मैं तुम्हें कहकर अगर मैं क्लास से बाहर चले जाऊं ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 100 में से ना केवल 3 या 4 या 5 बच्चे पढ़ेंगे, बाकी 95 बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो यहां क्या था? कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल आप अपने संविधान सभा बनाओ, जब तक हम आपको आजाद नहीं करते हैं तब तक आप हमारे सामने, हमारे रहते हुए क्या करो? संविधान सभा बनाओ। और संविधान सभा बनाने के बाद में जब हम भारत को, ध्यान से सुनना, जब हम भारत को छोड़कर जाएंगे तब भारत के पास में एक सरकार होनी चाहिए जो पूरे भारत को संचालित करे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक तो वो सरकार जो संवैधानिक ढंग से आप आगे बनाओगे, एक वो सरकार जो आज अंग्रेजों की है। अंग्रेज चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर, ये कब बने क्या भरोसा। तो अंग्रेजों के छोड़ने के बाद और जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक बीच में रहकर काम कौन करेगी? अंतरिम सरकार। तब तक बीच में काम कौन करेगी? अंतरिम सरकार। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई।
तो पहली बात क्या उद्देश्य था, संविधान सभा बनाए। अंग्रेज जब तक है ना तब तक उनके सामने सामने रहते रहते एक बार संविधान सभा बन जाए ढंग से, और बनने के बाद ढंग से काम करने लग जाए, ये इनका पहला उद्देश्य था। दूसरा इनका टारगेट क्या था, अंतरिम सरकार बना दे ताकि हमारे अंग्रेजों के जाने के बाद में पीछे से ये लोग काम कर सके और संभाल सके। और तीसरा इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था संवैधानिक जो गतिरोध आ रखा है उसका समाधान करना। संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना मतलब ये जो हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ रहे हैं, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं ना, इनका निपटारा करो भाई। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 मंत्री आए थे ना, ये क्या करते हैं आपके, जैसे कि आपने बिल्कुल सही तारीख बताई थी 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को आपका कैबिनेट मिशन के जो व्यक्ति हैं वो भारत आते हैं। आपका कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचने के बाद ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग से मिलते हैं, कांग्रेस से मिलते हैं, वामपंथियों से मिलते हैं, मुस्लिम लीग से मिलते हैं, अन्य छोटे मोटे हिंदू महासभा जैसे पार्टी है, इन सबसे मिलते हैं। और इन सबसे मिलने के बाद में, ठीक है, इन सबसे मिलने के बाद ये लोग तय करते हैं कि कैसा कैबिनेट मिशन मतलब कैसा प्लान इन्हें पेश करना है। तो आपके यहां ये सारी चीजें ध्यान से सुनना। 24 मार्च को, तारीखें ऐसे उलझा देती है तुम्हें, 24 मार्च 1946 को भारत मतलब दिल्ली पहुंचता है। तो कैबिनेट मिशन जो है, ठीक है, वो भारत कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसी के साथ में ये लोग सबसे मिलते हैं, और सबसे मिलने के बाद में जितने भी लोग हैं भारत में, उन सबसे मिलने के बाद में ये लोग रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें अगर मुख्य हम बात करें तो 16 मई 1946 की तारीख आती है। ये रिपोर्ट पेश करते हैं, और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है कैबिनेट प्लान। इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, कैबिनेट प्लान, कैबिनेट प्लान। और इसी प्लान में आपके कैबिनेट मिशन के क्या लिखे हुए हैं, प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या रिपोर्ट पेश करते हैं वो, क्या इन सब चीजों के लिए, देखो संविधान सभा बनाने के लिए क्या करते हैं वो, अंतरिम सरकार कैसे बनाते हैं, इसी के साथ संवैधानिक जो गतिरोध है उसका समाधान कैसे करते हैं, तो ये क्या करेंगे, तो सारी चीजें आप क्लियर होगी। तो अब देखो कैबिनेट मिशन 24 मार्च को आता है, आकर भारतीय लोगों से मिलता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या पाकिस्तान भारत चाहते हैं या हम केवल भारत चाहते हैं, हम आजादी कैसी चाहते हैं, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा चाहते हैं या पूर्ण स्वराज चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आकर हम लोगों से बात करी, भारतीयों से बात करी, और भारतीयों से बात करने के बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करता है 16 मई 1946 को, और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है कैबिनेट प्लान। और इसी प्लान के अंदर आपके कुछ प्रावधान जो थे वो लिखे गए थे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी अगर मैं आपको बात और बताऊं, 3 व्यक्ति कौन कौन थे, तो एक था पैट्रिक लॉरेंस, और पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव थे, भारत सचिव के पद पे थे पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा व्यक्ति कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एग्जाम में आ जाता है। कैबिनेट मिशन में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो दूसरी बार भारत आया था, और वो कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के मंत्री थे, वो क्या थे, व्यापार बोर्ड के मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे, मान के चलो। तीसरा आपका है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा व्यक्ति कौन है, एवी अलेक्जेंडर, और ये नौसेना के मंत्री थे। जैसे आपके यहाँ डिफेंस मंत्री नहीं है कि रक्षा मंत्री जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहां हम कहते हैं ना नौसेना के या डिफेंस मंत्री, तो ये वही थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 क्या थे, सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन भारत लेकर आते हैं। भाई ये भारत आते हैं, मिशन और प्लान तो ये बाद में तैयार करते हैं कि इन्हें फाइनली करना क्या है। अब देखो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं प्रावधान, तो सबसे पहला बिंदु अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिंदु पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले इनकी डिमांड क्या थी कि संविधान सभा बनाओ, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाओ। यहां अगर हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको 5-6 चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, और वो क्या है, कैबिनेट मिशन ने घूम फिरकर ये तय कर दिया कि पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार किया गया, मतलब अलग राष्ट्र नहीं दिया जाएगा। बोले अरे ऐसे कैसे कह दिया, मतलब ये बात सुनकर सबको झटका लगा। कैसे लगा झटका, इसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था मुझे बताओ। अगर आप किसी मोहल्ले किसी कॉलोनी में जाते हो तो वहां आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, सब मिलेंगे ना।
हाँ या ना, सब मिलेंगे। अब सब मिलते हैं तो मुझे ये बताओ आप कैसे तय कर सकते हो कि इस एरिया को मुस्लिम आधार पर अलग कर दो? क्यों? हिंदू भी है वहां, सिख भी है, पारसी भी है, जैन भी है और बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो भाई आपके जो भारत है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये जो भारत का हिस्सा है ना, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आप ये तय नहीं कर सकते कि इतनी दूर में केवल मुसलमान रहते हैं, केवल इतनी दूर में मुसलमान रहते हैं, केवल इतनी दूर में मुसलमान रहते हैं, ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हिंदू मुसलमान सारे धर्म रहते हैं। बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो इन्होंने क्या कहा? नहीं जी, दो राष्ट्र नहीं होंगे। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने दूसरी बात क्या कही? प्रांतों को प्लस देसी रियासतों को मिलाकर, प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा मतलब यहां कह दिया भारत मतलब जो प्रांत है, ठीक है, प्रांत जो 11 प्रांत है वो और आपकी जो देसी रियासत है 565 के आसपास संख्या है, उन सबको मिलाकर क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ। इसे एक साथ करेंगे। देखो, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात पहले भी आई थी परंतु वो संभव नहीं हो पाया था। इस बार कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या कहा गया कि बिल्कुल प्रांतों को और देसी रियासतों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। और तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि जो प्रांत हैं, देखना ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, इससे साफ पता चलेगा कि हमें बांटने का उद्देश्य तो हमेशा से रहा। प्रांतों का क्या किया गया? समूहीकरण किया गया। समूहीकरण का मतलब क्या हो गया? सुना होगा ना, ग्रुप ए बी सी, ठीक है ना। क्या किया गया? प्रांतों को 3 भागों में बांटा, 3 समूह में बांटा। 3 समूह मतलब ए बी और सी। भाग कितने में बांटा? 3 में बांटा, ए बी और सी। ए में अगर मैं बात करूं तो जैसे मद्रास है, बंबई है, बिहार है, उड़ीसा है, आपका मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है। इस तरह के प्रांत थे। ये ऐसे प्रांत थे जो हिंदू बहुसंख्यक थे। ये कैसे प्रांत थे? जो हिंदू बहुसंख्यक थे। अच्छा, इधर आ जाओ, पंजाब है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, सिंध है। मुझे बताओ ये कैसा एरिया है? ये मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है। तीसरे भाग में बांटा है बंगाल प्लस असम को। तीसरे भाग में किसको बांटा? बंगाल और असम को। अब देखना, ये जो तीनों हिस्से हैं इनमें ये दोनों तो मुस्लिम है, मुस्लिम बहुसंख्यक है, और ये जो पहला ए है वो कैसा है? हिंदू है। तो आप मुझे बताओ कि यहां न चाहते हुए भी क्या कर दिया? विभाजन तो कर ही दिया। और ये और कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल में आप चाहें तो आप पंजाब इधर आ सकता है, बंगाल यहां जा सकता है, बंबई यहां आ सकता है, संयुक्त प्रांत जो सीमा प्रांत है वो वहां जा सकता है। आपस में आप लोग ट्रांजेक्शन मतलब फेरबदल कर सकते हो, परंतु कब? 5 साल के बाद। तो समूहीकरण कर दिया। चौथी बात इन्होंने क्या कही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या था? विषयों का विभाजन। क्या किया है? विषयों का विभाजन। विषय कैसे बांटे इन्होंने? ये सबसे अजीब पॉइंट था जो नेहरू को पसंद नहीं आया था। इन्होंने कहा कि कुछ विषय संघीय विषय में डाल दिए, कुछ पॉइंट जिस पर संघ काम करेगी, और ज्यादातर जो विषय थे वो किसको दे दिए? प्रांतों को दे दिए। और एक आपने नाम सुना होगा ना, अवशिष्ट विषय, आज भी है हमारे पास। पर आज वाले में और उस वक्त के अवशिष्ट विषयों में क्या डिफरेंस था बेटा? आज वाले जो अवशिष्ट विषय है, आज के जो अवशिष्ट विषय वो केंद्र के पास है, परंतु उस वक्त के अवशिष्ट विषय किसे दिए गए? कैबिनेट मिशन ने किसको दे दिए? प्रांतों को दे दिए। अब नेहरू जो चाहते थे, नेहरू है, पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, जेबी कृपलानी है, ये चाहते थे कि संघ को मजबूत बनाया जाए। किसको बनाया जाए? जो संघ बनेगा ना उसको मजबूत बनाया जाए, क्योंकि संघ अगर मजबूत बन गया तो वो प्रांतों को कभी हटने नहीं देगा, प्रांतों को कभी बंटने नहीं देगा। बात को समझो, जब तक घर में अगर पिताजी जो है मजबूत है, शक्तिशाली है, उनकी चलती है, तब तक घर में 2 भाई अलग नहीं हो सकते हैं। वो भाई क्या है? प्रांत है, और पिता क्या है? संघ है। अब अगर संघ कमजोर हो गया, पिता कमजोर हो जाते हैं, उनके पास उतनी पावर नहीं बचती है, घर में उनकी नहीं चलती है, तो 2 भाई आपस में आराम से लड़ झगड़ के क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं।
तो क्या होगा, अगर संघ कमजोर होगा तो प्रांत आपस में न जाने कब बट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अवशिष्ट विषय भी आपने प्रांतों को दे दिए, मतलब यहां प्रांतों को स्वायत्तता देने की कोशिश की गई और संघ को थोड़ा सा कमजोर रखा गया था। परंतु ये प्रावधान थे, कैबिनेट मिशन में आए थे कि जो संघीय विषय होंगे वो संघ को मिलेंगे और प्रांतों को अलग से विषय दिए जाएंगे जो प्रांतों के थे। संघीय विषयों की संख्या कम थी, प्रांतों की विषयों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, और अवशिष्ट विषय जो थे वो भी किसको दे दिए, प्रांतों को ही दे दिए थे। ये चलो, इसके बाद में अगर हम अगली बात करते हैं तो साफ क्या कहा, संविधान बनाने के लिए साफ कहा है कि भारतीयों तुम अपना संविधान बनाना शुरू कर दो। ठीक है, भारतीयों तुम अपना संविधान बनाना शुरू कर दो, और उस संविधान बनाने के लिए तुम्हें संविधान सभा बनानी पड़ेगी। सबसे पहले संविधान बनाना शुरू कर दो, और उस संविधान को बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले संविधान सभा बनाओ। ठीक है, पहले क्या बनाओ, संविधान सभा बनाओ, और उसके बाद में हम आगे काम करेंगे। संविधान सभा कैसे बनती है, कितने सदस्य होते हैं, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। फिर क्या कहा, संविधान सभा बनने के बाद में क्या बनाओ, अंतरिम सरकार बनाओ। संविधान सभा बनाने के बाद क्या बनाओ, अंतरिम सरकार बनाओ, और अंतरिम सरकार जो है वो भारत के जितने भी कानून व्यवस्था है उनको स्थापित करे और उनको लागू करने की तैयारी करे। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखो संविधान सभा कैसे बनती है। संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी ना, उस सभा के लिए क्या विशेष प्रावधान कैबिनेट मिशन लेकर आया था। कैबिनेट मिशन के दिमाग में क्या प्लानिंग थी कि संविधान सभा कैसी बनेगी, तो ध्यान से सुनना, ये देख लिया यहां तक। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो, 24 मार्च 1946 को आता है। आकर चारों तरफ घूम फिर के सबसे बात कर लेता है, और वो बेचारा खुद सर पकड़ लेता है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और उसी रिपोर्ट में ये सारे प्रावधान लिखे हुए होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री उस वक्त क्लीमेट एटली है ब्रिटेन के, जो 3 मंत्री अपने खुद के, मतलब जो क्लीमेट एटली है वो खुद के 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजता है, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 आदमी हैं, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में हम लोग इनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि यहां तक तो चीजें समझ में आई गई होंगी, किस तरह संविधान सभा बनी और किस तरह अंतरिम सरकार बनी, और किस तरह अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो है वो कैसे अपनी टांग अड़ा रही है। पहले तो पूरे प्रावधान समझ लो, फिर बताती हूं मुस्लिम लीग ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा। ये रिपोर्ट आई। अब देखना, इस रिपोर्ट में अगली बात क्या सुननी है तुम्हें, 6 हो गए थे पॉइंट। अब देख लो अगला बिंदु समझना। इन्होंने कहा कि संविधान सभा में व्यक्ति 2 तरह से आएंगे। बोला हाँ, 2 तरह से, मतलब एक तो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से और एक है देसी रियासतों से। बोला हाँ, तो बोले देसी रियासतों से तो आएंगे मनोनीत, क्योंकि वहां तो राजा है, चुनाव नहीं करवा सकते, और प्रांतों से आएंगे निर्वाचित होकर। बोला ठीक है, प्रांतों से निर्वाचित चुनाव हो जाएंगे और देशी रियासतों में अपन मनोनीत कर लेंगे, मतलब राजा द्वारा चुनकर भेज दिया जाएगा, राजा जिसे भेजेगा वो ठीक है। अगली समस्या, चुनाव निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बताओ चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। देखो कितनी सारी दुविधाएं थी, सारी चीजें प्लानिंग करके आए थे, सारी चीजें प्लानिंग। बोला चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब दिक्कत पता है क्या थी, अभी ध्यान से सुनना, ये बात हो रही है मई में, ठीक है, मई 1946 की, परंतु दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1945 में चुनाव हुए ही है भारत में। मैंने अभी आपको बताया था ना तीसरा पॉइंट, दिसंबर 1945 में चुनाव हुए हैं अभी, ठीक है, और जनता ने वोट देकर ही चुने हैं लोगों को। अभी चुनाव हुए हैं, तो वापस चुनाव करवाने संभव नहीं है। तो क्या कहा, बोला कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष न सही तो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। बातों को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन जो है हिस्ट्री में भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में है और आपके संविधान सभा में है। क्यों? क्योंकि संविधान बनने की सबसे पहली बात किसने कही थी, संविधान सभा बनाने की सबसे पहली बात किसने कही थी, कमेंट करके बताओ फटाफट। संविधान सभा बनाने की सबसे पहली बात किसने कही थी, संविधान पर स्वीकृति सबसे पहले किसने दी थी। अब देखो जवाब दो, जवाब मैं दे दूंगी, फिर लास्ट में दूंगी मैं, तो चलो। तो संविधान सभा बनाई जाए, प्रांतों से लोग चुनकर आएंगे
और देसी रियासतों से मनोनीत होंगे। बोले ठीक है। अब बात ये थी चुनाव कैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष होंगे मतलब प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। मतलब क्या होगा? जनता वोट नहीं देगी, ठीक है, जनता वोट नहीं देगी। अब बात समझना, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, अरे नहीं, मैं ये कह रही हूं कि अंग्रेजों ने संविधान सभा बनाने की सबसे पहली स्वीकृति कब दी थी? अंग्रेजों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना। मांग किसने की थी वो नहीं, स्वीकृति किसने दी थी? स्वीकृति कौन लेकर आया था? तो स्वीकृति की अगर हम बात करें तो स्वीकृति में अगस्त प्रस्ताव, जो नाम सुना है ना, अभी कल परसों पढ़ा था। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा था कि आप अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो, युद्ध के बाद ही भले ही सही। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अनुमति मिली, फिर क्रिप्स मिशन में मिली, परंतु संविधान सभा का गठन, एग्जाम में आ जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले अनुमति, तो जवाब होगा अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कैबिनेट मिशन की स्थापना, तो कैबिनेट सॉरी संविधान सभा की स्थापना, तो संविधान सभा की स्थापना कर रही है कैबिनेट मिशन, और संविधान सभा की सबसे पहली अनुमति लेकर आया है अगस्त प्रस्ताव। तो दोनों चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, स्थापना कैबिनेट मिशन ने की है और सबसे पहले लेकर कौन आया है? अगस्त प्रस्ताव लेकर आया है। बस इतना ध्यान रख लेना। अच्छा, ये ध्यान क्लियर हो गया। यहाँ पर चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं देगी, ठीक है, जनता वोट नहीं देगी। कौन देंगे? प्रांतों की जो विधानसभा के व्यक्ति जो अभी अभी चुने गए हैं, जिनको जनता ने ही चुना है, प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति जो हैं वो संविधान सभा में शामिल होंगे। इससे एक बात तय हो गई थी कि प्रांतों में सरकार किसकी? कांग्रेस की, ठीक है। प्रांतों में भाई ज्यादा तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार कांग्रेस की, तो आपके यहां संविधान सभा में व्यक्ति भी ज्यादा किसके होंगे? कांग्रेस के। और अगर संविधान सभा में कांग्रेस के व्यक्ति ज्यादा होंगे तो अंतरिम सरकार जो बनेगी, उस अंतरिम सरकार में भी व्यक्ति किसके ज्यादा होंगे? कांग्रेस के। मुस्लिम लीग ने सर पकड़ लिया, बोले मैं तो अलग राष्ट्र ही डिमांड करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और कांग्रेस छा गई, बहुमत कांग्रेस के पास, हर जगह कांग्रेस है, तो संविधान जो है वो कांग्रेस के अनुसार ही बनेगा। हम अल्पसंख्यकों की सुनने वाला कोई भी नहीं है, हमें हमारा अलग से पाकिस्तान दे दो। मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही है। देखो चीजें वैसी बन रही है धीरे धीरे। अब हुआ क्या है, तो यहां प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति संविधान सभा के अंदर शामिल होते हैं, और यहां देशी रियासतों से क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अगली बात समझना, कुल सदस्य, टोटल मेंबर कितने थे? तो अगर हम बात करें तो एक सीमा आंकड़े निर्धारित कर लिए थे कि एक काम कर लो, 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी बुलाएंगे। क्या करेंगे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी बुलाएंगे, और उस आधार पर देखा जाए तो टोटल सीटें इन्होंने कितनी कर ली? 389। कितनी सीटें हो गई? 389। ठीक है, ये तो संविधान सभा में टोटल है। भारत पाकिस्तान अभी तक एक ही है, अलग नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो 389 टोटल सीटें होंगी। उन टोटल सीटों को 2 हिस्सों में बांटा। एक तो वो हिस्सा जो ब्रिटिश प्रांत से है, और एक वो हिस्सा जो देसी रियासत से आएगा। अब जो देसी रियासत से जो आएगा, ध्यान से सुनना ये डायग्राम को, वो क्या होगा? मनोनीत होगा। और जो ब्रिटिश प्रांतों से आएगा वो अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होगा। वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होगा। इस डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। देसी रियासतों का फिगर कितना रहा? 93। देसी रियासतों को कितनी सीट मिली? 93। अच्छा, और मैं बात करूं ब्रिटिश प्रांत को, तो ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 296। 296 में भी ब्रिटिश प्रांत भी 2 तरीके से थे। कैसे? एक तो वो हिस्सा जो पूरी तरह से प्रांतों में, मतलब जहां गवर्नर थी, सरकार थी, और एक वो हिस्सा जो वायसराय के नियंत्रण में रहता था, जिसे हम चीफ कमिश्नरी कहते थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी कहते। प्रांतों में सीटें 292 और चीफ कमिश्नरी से सीटें कितनी आनी थी? 4 ही तो चीफ कमिश्नरी थी, और 4 ही सीटें हो गई, उनको एक एक मिल गई।
और 292 कहां से आएंगी, प्रांतों से आएंगी। तो ये सारे आंकड़े कैबिनेट मिशन ने तय कर दिए कि भाई इस तरह चुनाव होंगे कितनी सीटों पर, 389 सीटों पर, 389 नहीं, चुनाव कितनी सीटों पर होंगे, 296 सीटों पर, और संविधान में टोटल सीटें कितनी है, 389। अब हुआ क्या यहाँ पर, आगे देखना ये सारी चीजें। अब ये इलेक्शन वाली सीट कितनी है, 296। अब ध्यान से सुनना, इन 296 सीटों पर, इन 296 सीटों के ऊपर मैं दो ही आंकड़े यहां सामने पेश कर रही हूं, डिटेल में हम आगे से पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। दो ही सीटों को मैं यहां बात करती हूं, वो क्या थी, एक तो आपकी है इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली बताओ, और एक मैं बात कर लेती हूं मुस्लिम लीग की। दो की विशेषता यहां बात होगी, तो कांग्रेस की सीट रही 208। मैंने पहले कहा था कांग्रेस प्रांतों में कांग्रेस, ठीक है, तो जीत भी ज्यादा लोग किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, जवाब दो फटाफट। मुस्लिम लीग को कितनी मिलती है, 73। मुस्लिम लीग को कितनी मिलती है, 73। अब मुस्लिम लीग जो है वो खुद को किसके बराबर कंपेयर कर रहा है, कांग्रेस के बराबर, कि भाई नहीं, कांग्रेस का बहुमत ज्यादा, कांग्रेस ज्यादा सीटें ले गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, या फिर उसके सामने दिक्कत आई, क्यों, देखो होता है क्या यहाँ पर, जब इस प्रस्ताव को पेश करते हैं ना, देखो ये तो मैंने बता दिया कि चुनाव होने के बाद की क्या स्थिति है। एक्चुअल में ये यहां तक के पॉइंट देखो, यहां तक सारी कैबिनेट मिशन की व्यवस्थाएं आती है, प्रावधान होते हैं। फिर क्या होता है जुलाई में, अब देखो जुलाई से पहले जब इस प्रावधान को रखते हैं ना, तब कांग्रेस तो मना कर देती है कैबिनेट मिशन को पढ़ते कि नहीं नहीं हम कैबिनेट मिशन को मानते नहीं है, पहली बार में मना कर देती है। फिर कैबिनेट मिशन में ये जो 3 आदमी आते हैं ना, ये कहते हैं एक बार फिर सोच लो आप, फिर क्या आपकी कांग्रेस हाँ कर देती है, बोले चलो ठीक है, मान लिया, स्वीकार किया, ठीक है, मान लिया, ये स्वीकार कर लेते हैं। परंतु आपके यहां मुस्लिम लीग के साथ देखो क्या होता है, पहले कांग्रेस मना करती है, फिर हाँ कर देती है। मुस्लिम लीग पहले हाँ करती है। मुस्लिम लीग क्या सोचती है कि भाई मैंने आपको भी बताया ना, ग्रुप बी, ए, बी और सी, 2 क्षेत्र किसके थे, बी और सी, मुस्लिम बहुसंख्यक थे ना, तो यहां जिन्ना खुश हो जाता है, बोले सही किया आपकी बार, ठीक है। और जिन्ना तो ज्यादा खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि असम भी मिल जाता है उनको, असम भी मिल जाता है, तो जिन्ना उससे ए बी सी जो डिवीजन हुआ था ना उससे खुश थे। दूसरा उन्हें यूं लगा कि अगर प्रांतों को शक्तियां ज्यादा मिली हैं, इसका मतलब जो संघ है वो कमजोर है, मतलब नेहरू कुछ नहीं कर सकता, शक्तियां किसके पास रहेंगी, शक्तियां किसके पास रहेंगी, शक्तियां जो है वो प्रांतों के पास रहेंगी, तो संघ कुछ कर नहीं सकता। तो मुस्लिम लीग ने पहले तो हाँ कर दिया कि ठीक है जी, और हाँ करने के बाद चुनाव में भाग लिया। ध्यान से देखना भाई, अगर मुस्लिम लीग को समस्या होती तो चुनाव में भाग ही क्यों लेती, पर मुस्लिम लीग ने पहले तो हाँ कर दी कि चलो ठीक है हम राजी है, और वो फिर क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेती हैं। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं 296 सीटों पर। 296 सीटों में से कांग्रेस को मिलती है 208 और मुस्लिम लीग को मिलती है 73। बाकी अदर सीटें छोटी मोटी पार्टियों को मिलती हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस को जैसी सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग की आंखें खुल जाती है। आंखें तो क्या खुल जाती है, मुस्लिम लीग सोचता है नहीं जी, और अब ये हालत देखकर मुस्लिम लीग मना कर देता है कि मैं अलग से राष्ट्र चाहता हूं, मैं कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, मैं अलग से राष्ट्र चाहता हूं, मैं कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं करूंगा। अब देखना यहां जुलाई 1946 में क्या हो गए, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में क्या दिख रहा है, जीत किसकी हुई, रिजल्ट में जीत किसकी हुई, कांग्रेस की हुई। अब देखना क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस की जीत होती है तो 9वां पॉइंट सुनना, वेवेल जो उस वक्त वायसराय है क्या करते हैं, वेवेल लगभग बात बताऊं तो 6 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को बुलाते हैं और कहते हैं आपको अंतरिम सरकार बनानी है। अब एक तरफ तो देखो क्या होता है, जुलाई 1946 के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में मुस्लिम लीग जो है वो सोचते हैं 73 सीटों से मैं कुछ नहीं कर सकती, 73 सीटों से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। अब यहां तक देखना, वेवेल जो है, वेवेल, दूसरी बात क्या हो रही है, चुनाव होने के बाद में जीत कांग्रेस गई, कांग्रेस जीतने के बाद में भाई एक कायदा है, भाई अगर मान के चलो तो कायदा है, तो वेवेल ने यहां बुलाया किसको, जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू को यह कहा 6 अगस्त 1946 की बात है, जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भाई आप अपनी अंतरिम सरकार बनाओ, आप क्या करो, अंतरिम सरकार बनाओ। अब ये बात देखकर भाई अली जिन्ना जो है उनके यूं मान के चलो कि रातों की नींद उड़ गई, बोला जवाहरलाल नेहरू बनाएगा अंतरिम सरकार,
कांग्रेस बने, मतलब कांग्रेस होगी अंतरिम सरकार में, आलो हम मुसलमानों के साथ भेदभाव हो गया, हम मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम अल्पसंख्यक जो है वो हमेशा कमजोर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान में भी अधिकार किसका? कांग्रेस का। संविधान बनाने में भी अधिकार किसका? कांग्रेस का हो जाएगा। अंतरिम सरकार में भी अधिकार किसका? कांग्रेस का हो जाएगा। हम अल्पसंख्यकों का क्या होगा? और 6 अगस्त को ये तारीख, ये बात वेवेल की और जो जवाहरलाल नेहरू की बात हुई थी ना, इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि उन्होंने क्या किया है, देखो 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। क्या किया है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया कि बस अब देखो हम बताएंगे क्या होता है कार्यवाही करना, एक्शन। ठीक है, एक्शन, सीधा एक्शन होगा, अब कोई रिएक्शन वेक्शन कुछ नहीं। हमें आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुस्लिम लीग को बुला भी लेते ना तो तसल्ली ले लेते, परंतु वेवेल बुलाता है क्यों? तो जब बहुमती कांग्रेस को मिला है तो कांग्रेस को बुलाएगा, जवाहरलाल नेहरू को बुलाएगा। अली जिन्ना को गुस्सा आ गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किया जाता है और पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पर सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं। क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं। इसे काला दिन भी कह सकते हो भारत के लिए। बहुत बड़े स्तर पे सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं। और सांप्रदायिक दंगे फसाद होने की स्थिति में देखना, इधर लड़ाई हो रही है, परंतु 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के ऊपर सहमति दे दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार है और हम हमारी अंतरिम सरकार की स्थापना या जो गठन है वो करेंगे। ये बात यहां तय हो गई। अब देखना, जब यहां दंगे फसाद हो रहे हैं ना, तो जैसे महात्मा गांधी है, देखो अभी तक महात्मा गांधी जो, अब देखो बिल्कुल एकदम दरकिनार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं ना, तो महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगों को रोकने में व्यस्त हो जाते हैं। इतने दिन तो बेचारे लगे हैं अंग्रेजों से डिमांड करने में कि हमें आजादी दो, आजादी दो। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के अंदर क्या होता है, वो रिहा होते हैं ना, तो उन्हें वो जब रिहा होते हैं तो वही सोचते हैं ये क्या है, अंग्रेज तो छोड़कर जाने में लगे हैं परंतु हम लोग आपस में लड़ रहे, तो वो हमारे सांप्रदायिक दंगों को मतलब हमें शांत करने में लग रहे हैं। अब वो कहीं भी बड़े स्तर पे कोई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं कर रहे, अब वो आपस में हम लड़ रहे हैं ना, उनको रोक रहे हैं बेचारे। तो यहाँ महात्मा गांधी नेहरू से कहते हैं कि भाई इन मुसलमानों के लिए भी कुछ करो भाई, ऐसे नहीं कर चलता है। तो यहाँ एक बात तय कर ली जाती है। देखो पहले तो क्या होता है, कांग्रेस जो है वो, अगर हम बात करें तो कांग्रेस अंतरिम सरकार बना लेती है। अंतरिम सरकार का निर्माण होता है कब? अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को क्या करती है? अपनी शपथ लेती है। ठीक है, और शपथ लेती है जिसमें बात तो ये थी कि अंतरिम सरकार में सदस्य कितने होने चाहिए? 14 होंगे। सदस्य कितने होंगे? 14 होंगे। और फिर देखो जब ये दंगे फसाद होते हैं ना, तो ये कह देते हैं कि इन 14 में से 5 मुस्लिम लीग से होंगे। 5 किससे होंगे? मुस्लिम लीग से होंगे। और बचे कितने? 9 जो है वो कांग्रेस से होंगे, जिसमें पारसी भी होगा, सिख भी होगा, ठीक है, ईसाई भी होगा। ये सारे धर्म को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था। तो 9 सीटें कांग्रेस से होंगी, 5 सीटें किससे होंगी? मुस्लिम लीग से होंगी। टोटल अंतरिम सरकार में मेंबर कितने होंगे? 14 होंगे। अब दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम अंतरिम सरकार क्या है? ठीक है, अंतरिम सरकार क्या है? तो जैसे कि आपके यहाँ एक आज मंत्री परिषद नहीं कहते कि तुम लोग, आज जैसे भारत में मंत्री परिषद है, वैसे ही उस वक्त भारत में क्या थी? अंतरिम सरकार। नाम नहीं लिखा गिरा। उस वक्त भारत में क्या थी? अंतरिम सरकार। तो देखो आज तो हमारे पास मंत्री परिषद में भी फिर भी आंकड़े फिक्स है कि भाई लोकसभा के 15% ही जो है वो लेने हैं। उस वक्त अंतरिम सरकार में मेंबर तय किए गए थे। देखो जैसे रक्षा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वित्त है, ठीक है, गृह मंत्री भी बने हैं, विदेश मंत्री भी बने हैं। तो इस तरह करके आपके यहाँ 14, ठीक है, 14 बात थी कि भाई 14 व्यक्ति बनेंगे और 14 में से 5 मुस्लिम लीग के रख लो जिनसे वो भी खुश हो जाए, और 9 जो है वो किससे ले लो? कांग्रेस से ले लो। ठीक है, बोले तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हुआ क्या है, यहां पर जब इसकी स्थापना हो रही है ना, इसी के बीच की बात बता रही हूं मैं। जब ये शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस ने मना कर दिया, बोला हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे, हमें हमारा अलग से राष्ट्र चाहिए, हमें हमारा अलग से राष्ट्र चाहिए। शामिल होने से मना कर दिया मुस्लिम लीग ने, हम नहीं आएंगे। अभी मुस्लिम लीग नहीं आएगी तो खाली रहेंगी सीटें। खाली क्यों रखें? तो क्या किया, 2 सितंबर 1946 को 12 मंत्रियों के द्वारा शपथ ली गई। कितने?
12 आप कहोगे मैडम कैसे हुए, तो भाई 9 तो कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस ने अपने 3 आदमी और भेज दिए, कांग्रेस ने 3 आदमी और भेज दिए कि भाई जो मुस्लिम लीग नहीं आ रही है तो एक काम करो कि सीटें खाली क्यों छोड़े और व्यक्तियों को दे दी जाए सीटें। अगर इन सीटों की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, अंतरिम सरकार के अंदर जो अध्यक्ष का पद था वो किसका है, वायसराय का। उस वक्त वायसराय वेवेल थे जो कि बहुत ही कम समय तक रहे थे अध्यक्ष के पद पर, वो कुछ काम भी नहीं कर पाए थे। इसलिए कई बार होता है ना, जब कभी एग्जाम में पढ़ते हो या देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिलता है अध्यक्ष, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष माउंटबेटन। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बनी है उस वक्त वेवेल है, ध्यान से सुनना, उस वक्त वेवेल जो है वो वायसराय है और अंतरिम सरकार के अंदर 2 व्यवस्थाएं थी, अध्यक्ष होगा वायसराय और उसके बाद में सारे काम होंगे। इन 14 आदमियों में अध्यक्ष शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, 14 अपने सेपरेट होंगे। तो जवाब अध्यक्ष कौन, वायसराय बनेगा, उस वक्त कौन था, वेवेल था। चलो, और उसके बाद अगर हम बात करें उपाध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो उपाध्यक्ष होने के साथ में विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने का काम उनका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था, गृह मंत्री बनाया गया। आपके अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद को कृषि व खाद्य मंत्री बनाया गया, राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। फिर आगे चलकर और भी ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पोस्टें दी गई थी, ज्यादा मुझे भी इतना पूरे 14 के 14 को अलग अलग कौन कौन से विभाग थे इतना मेरे को भी याद नहीं है फिलहाल, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। 14 में से स्टार्टिंग में 12 ही आए थे। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है, उसकी स्थापना हो जाती है। उसके सारे मंत्री जो है वो शपथ लेकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब काम करना शुरू कर देते हैं तो यहां क्या होता है, अंतरिम सरकार बन गई, वो अपना काम कर रही है, ध्यान से सुनना, अंतरिम सरकार बन गई, वो अपना काम कर रही है, परंतु ध्यान से सुनना क्या हुआ, परंतु वेवेल जो है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम नहीं कर पा रहे। वेवेल परेशान हो गए, क्यों, दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे वैसे के वैसे चल रहे हैं भारत के अंदर और इधर अंतरिम सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है और इधर सांप्रदायिक जो दंगे फसाद है वो भी नहीं रुक रहे। तो फिर वेवेल जो है वो परेशान होकर अली जिन्ना से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि जिन्ना जी क्या कर रहे हो, आ जाओ अंतरिम सरकार में। तो अली जिन्ना बोले नहीं जाऊंगा। अरे बोले आ जाओ, बोले क्या आऊं, मुझे बताओ, मेरी जो 5 सीटें थी उन पे भी 3 पर कांग्रेस ने हथिया लिया। अरे बोले जब आप आओगे तो मैं सीट खाली करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता कि आगे वाली रो पे अगर कोई आकर बैठ जाए तो जो गेस्ट होता है वो नाराज हो जाता है कि मेरी सीट पे कैसे बैठा। तो वेवेल ने कहा जब आप आओगे तो मैं वो 3 सीटें खाली करवा दूंगा, वो सीटें आपकी हैं, 5 सीटें आपको मिली है, आप आओ। तो अली जिन्ना ने कहा नहीं, मुझे तो अलग से राष्ट्र चाहिए। तो वेवेल ने साफ कहा अली जिन्ना को, बोला ना बैठे बैठे देखते रह जाओगे और ये अगर सरकार बना लेंगे, मजबूत पावर में आ जाएंगे ना ये लोग, ठीक है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये दबा देंगे, ठीक है, तुम्हें दबा देंगे। और जो पावरफुल जो सत्ता में आदमी होता है ना, जनता उसी की मानती है और तुम सत्ता से बाहर रहकर काम नहीं कर सकते, ठीक है, सिस्टम के अंदर घुसो और फिर अपनी डिमांड को रखो। देखो वेवेल ने ये नहीं कहा कि तुम डिमांड मत रखो, वेवेल ने कहा सिस्टम के अंदर घुसो और अंदर घुसकर डिमांड करो। तो यहां क्या होता है, मुस्लिम लीग को समझ में आता है, मुस्लिम लीग हां कर देती है और हां करने के बाद में इसमें 14 मेंबर हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, मुस्लिम लीग हां कर देती है और हां करके कितने मेंबर हो जाते हैं, इसमें 14 मेंबर हो जाते हैं, जिसमें लियाकत अली वगैरह, हालांकि अली जिन्ना अंतरिम सरकार में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अली जिन्ना जो है उसे उपाध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू का पद था ना उससे नीचे कुछ भी पसंद नहीं था और अली जिन्ना को पता था कि जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए मुझे वो उपाध्यक्ष का पद कभी नहीं मिलेगा। तो अली जिन्ना ने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, इसके अलावा जो लियाकत अली वगैरह थे ठीक है, ऐसे करके 5 आदमियों को मुस्लिम लीग से भी शामिल किया गया था। और कितने हो गए थे बाद में, आगे चलकर ये कितने हो गए हैं, 14 सदस्य हुए। परंतु फिर आगे चलकर देखना अंतरिम सरकार बन गई, कांग्रेस भी आ गई और मुस्लिम लीग भी आ गई। आपको क्या लगता है एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है क्या, बताओ। कहावत, मैं तो कहावत बोल रही हूं वैसे, ठीक है, मैं तो एक कहावत बोल रही हूं। अब जो है वो कांग्रेस अंतरिम सरकार में, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में। अब देखना अंतरिम सरकार तारीखें देखना कितनी ज्यादा आपस में तुम्हें कोरिलेट करके बता रही हूं मैं। तो यहां मेरी पॉलिटी जो है, मेरी पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस है, वो आ जाएगी, वो आएगी तो मेरा मतलब मजा ही अलग है। बिल्कुल लियाकत अली जो थे वो वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही कहा योगी जी ने,
ठीक है। अब देखो यहां क्या होता है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। बनने के कुछ समय बाद में मुस्लिम लीग भी आकर शामिल हो जाती है और मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है, परंतु जब दोनों काम करने बैठते हैं ना एक साथ में, तो दोनों काम नहीं कर पाते। कोई कुछ कह रहा है, मुस्लिम लीग कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस के व्यक्ति कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। दोनों में सलाह होने के बाद, मतलब सलाह होने या समझौते होने की बजाय और ज्यादा गुस्सा भड़क जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात समझो, घर में है ना, जब मारवाड़ी में कहते हैं ना कलह होना शुरू कर देते हैं, जब घर में दो भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो लड़ लड़ के एक दूसरे को मार डाले, उससे बढ़िया है दोनों अलग हो जाएं। ये वैसी ही स्थिति है। हमें एक कमरे में, मैं कहती हूं अगर अंतरिम सरकार के अंदर है ना, दोनों एक साथ नहीं बैठते ना, तो कभी पता नहीं चल पाता अंग्रेजों को और हमें खुद को कि हम अब इनके साथ काम नहीं कर सकते। कांग्रेस को एक आस थी कि शायद मुस्लिम लीग को समझा बुझाकर साथ लाया जा सकता है। ठीक है, अंग्रेजों की एक कोशिश थी, अंग्रेजों की एक कोशिश थी कि चलो हम कैसे भी बेवकूफ बनाकर इनको एक साथ कर दें और एक साथ कुछ दिन ये रह जाए, फिर हम चले जाएं और बाद में पीछे से चाहिए कितना ही लड़ो, हमें मतलब नहीं है। अंग्रेजों को केवल एक ढंग, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हमें छोड़कर जाने की जल्दी थी, इनसे पीछा छुटाओ रे यार। ठीक है, अब देखो यहां क्या होता है, हम लोगों का क्या था, हम मान जाएंगे, अंग्रेजों को था ये मान जाएंगे। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग कहती थी तुम कुछ भी कर लो, मैं अलग से लास्ट लेकर रहूंगा, सीधे तरीके से नहीं दूंगा तो उंगली टेढ़ी कर लूंगा। टेढ़ी करने का मतलब तुम्हें जबरदस्ती इस तरह दिखाऊंगा कि तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारी पीठ के पीछे है ना, मैं अपना काम कर लूंगा। तो यहां अंतरिम सरकार के अंदर उनका एक ही उद्देश्य था, एक साथ बैठे परंतु काम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी काम होने की या करने की कोशिश करते, लड़ाई दंगा फसाद कर देते, फिर कोई काम करने की कोशिश करते थे, फिर लड़ाई दंगा फसाद हो जाते। तभी तो आपके यहाँ एक तरह से सरदार पटेल की एक लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रही, उन्होंने ये कहा था कि चाहे कटा फटा ही सही, परंतु हमें एक शुद्ध, शुद्ध का मतलब एक शांतिपूर्ण भारत चाहिए। कटा फटा मतलब चाहे हमारे कपड़े फाड़ो, मतलब चाहे हमारे भारत को तोड़ दो, चाहे हमारे हिस्से को अलग कर दो, परंतु हमें शुद्ध और शांतिपूर्ण भारत चाहिए, चाहे कटा फटा ही सही। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये मतलब लास्ट में तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये खुद कहने लग जाते हैं अरे जाओ तुम। देखो अभी तक कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, जाओ तुम। कांग्रेस ने अभी तक घर से धक्का नहीं दिया इन लोगों को, ये चाहते हैं कि कांग्रेस हमें धक्का दे। क्यों? क्योंकि अभी तक क्लीमेट एटली जो है ना, वो एक सिंपल से एक आइडिया था उनके दिमाग में कि कांग्रेस जो है वो आजादी चाहती है, हम दे रहे हैं। मुस्लिम लीग इतनी ज्यादा पावर में नहीं है, अल्पसंख्यक है ना, इतनी ज्यादा पावर में नहीं है। अब अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देकर हम बहुसंख्यकों के अधिकारों के साथ में क्या अन्याय नहीं कर सकते। भाई अल्पसंख्यक है, उनकी रक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनका विकास किया जाए, परंतु उनके विकास के चलते हुए जो बहुसंख्यक है उनके साथ अन्याय तो नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये सारी चीजें क्लीमेट एटली को पता थी। तो क्लीमेट एटली जो है वो स्टार्टिंग में हमारे क्या थे, मतलब हम कांग्रेस को देखते हुए वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी नहीं चाहते थे, और आप सबको पता है महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, तो ये कोई नहीं चाह रहा है। परंतु यहाँ ये लोग जब एक साथ अंतरिम सरकार में बैठते हैं, काम नहीं करने देते हैं, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सर पकड़ लेते हैं। ये इधर तो ये सब पकड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी घटना क्या होती है, संविधान सभा बनने के बाद में, संविधान सभा बनने के बाद, अंतरिम सरकार बनने के बाद, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फटाफट जवाब दो। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब, मतलब किस तारीख को हुई थी? और उस तारीख की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि हमारे लिए, हम इतने सालों से, न जाने इतने लोगों ने अपनी जान की, मतलब अपनी जान गंवाई है उस दिन के लिए, ठीक है, वो दिन आ गया, परंतु उस दिन मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं खड़ी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया, 9 दिसंबर, ठीक है। अरे 1947 में मत लेकर आओ, अभी 9 दिसंबर 1946 है वो, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जिस दिन का हम लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम हमारा संविधान बनाएंगे, ठीक है। हम सब एकजुट हुए थे। आप सोचो जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी तब हम लोग कितने खुश थे कि हमें चैलेंज मिला है कि हम हमारा संविधान बनाएंगे। वैसे ही हम लोग उस दिन, मतलब नेहरू रिपोर्ट में अलग बातें थी, पर यहां हमें पूरा मौका मिला
और सब एकजुट हुए हैं, पूरी प्लानिंग से एक साथ इकट्ठा बैठे हैं और उस 9 तारीख को 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। प्लस अंतरिम सरकार में इतना ज्यादा हमें परेशान कर दिया, इतना ज्यादा हमें परेशान कर दिया कि हमने ये तय कर लिया, हमने मतलब कांग्रेस ने ये तय कर लिया अब मुसलमानों को अलग होना ही पड़ेगा। मतलब अब हमें हमारे छोटे भाई को अलग करना पड़ेगा, अब विभाजन होकर रहेगा। तो ये सारी चीजों से देखो हमने लास्ट तक कोशिश की है, परंतु जब हमारे कह सकते ना पानी सर से ऊपर चला गया तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो ये चीजें यहां तक क्लियर होती हैं। देखो तो यहां ये अंतरिम सरकार बनी है, अंतरिम सरकार का सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में कैबिनेट मिशन तो चलो ये सारी व्यवस्थाएं लेकर आता है, संविधान सभा यहां संविधान बनना शुरू हो जाता है, संविधान की बैठकें होने लग जाती हैं, अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। एक तरफ तो ये काम हो रहा है, देखो भारत की स्थिति कैसे हो रही है, एक तरफ तो संविधान निर्माण की काम चल रहे हैं भारत में, संविधान सभा, ठीक है, संविधान का निर्माण का काम हो रहा है। एक तरफ भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, एक तरफ भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, एक तरफ अंतरिम सरकार जो है वो काम को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। भाई ऐसे थोड़ी ना, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि भाई अंतरिम सरकार बनी हम चले, अंग्रेज जो है वो अंतरिम सरकार बना के गए हम जा रहे हैं भाई चलो हम जाते, ऐसे थोड़ी ना है। वो काम सारा सौंप कर जाएंगे ना, अच्छे से अच्छे आदमी अंग्रेज मान के चलो, तो वो काम सौंप कर जाएंगे। तो यहां अंतरिम सरकार को काम तब सौंपे ना जब अंतरिम सरकार अपने लड़ाई से रुके। तो एक तरफ संविधान बन रहा है भारत का, भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अलग पृथक राष्ट्र चाहिए, एक ये हो रहा है, और एक अंतरिम सरकार काम नहीं कर रही है, अंतरिम सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये सारी स्थिति जो है वो वहां ऊपर बैठे क्लीमेट एटली देख रहा है, और वेवेल जो वायसराय है उसने बेचारे ने सांस मतलब जो है वो सर पकड़ा और क्लीमेट एटली के पास गया, बोले मेरे से तो अब काम नहीं होगा वहां पे, ठीक है, क्यों, मैंने जितनी कोशिश थी उतनी कोशिश कर ली। जैसे होता है ना मैं आपको पढ़ा रही हूं और फिर भी आप बातें करते हो, कहीं और ध्यान होता है, कहीं गप्पे मार रहे होते हो या कहीं और देख रहे होते हो, ठीक है, इधर उधर भटकते रहते हो, तो गुस्सा आता है ना, गुस्सा क्या आता है, सर पकड़ लेता है टीचर, अरे तुम्हें कैसे पढ़ाऊं तुम पढ़ लो, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही सीन यहाँ हो रहा है, यहाँ वेवेल सर पकड़ रहा है, बोले मैंने इतनी समझाने की कोशिश करी ये नहीं मान रहे हैं। तो क्लीमेट एटली कहता है बेटा तू आजा, तेरे बस का नहीं है अब, क्यों, इस चक्रव्यूह के अंदर तू स्टार्टिंग से उलझा हुआ है, तो तू इस चक्रव्यूह में स्टार्टिंग से उलझा हुआ है, तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे होता है ना, जैसे कि किचन में औरतें हैं, भाई चक्कू नहीं मिल रहा, चक्कू नहीं मिल रहा, चक्कू नहीं मिल रहा, एक औरत पूरे किचन में घूम लेती है, चक्कू नहीं दिख रहा, चक्कू नहीं दिख रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है नहीं है ही नहीं, यहाँ पे चक्कू है ही नहीं। वो चारों तरफ देखती है, चक्कू सामने पड़ा होता है, फिर भी उसके दिमाग में होता है नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग उलझा हुआ होता है, किचन में होती है वो। वहीं बाहर से मान लो कि कोई बच्ची आई, बेटी आई और बोले मम्मी क्या हुआ, बोले चक्कू नहीं मिला, ठीक है, चक्कू नहीं मिला, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ा चक्कू। मम्मी कहते हैं मेरे को तो नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मम्मी उस चक्रव्यूह के अंदर फंसी हुई थी। तो वेवेल को ये कहा क्लीमेट एटली ने कि तुम इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि इसका समाधान क्या है, इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका क्या समाधान करना है, तुम तो मेरे पास वापस आ जाओ और मैं एक नए वायसराय को भारत भेजूंगा। अब देखना यहाँ क्या होता है, इस चक्रव्यूह से वेवेल को तो निकाल लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है, और आपके यहाँ फरवरी में, ठीक है, लगभग एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, फरवरी 1947 में एटली की घोषणा होती है। फरवरी 1947 में एटली घोषणा करता है, और 2 घोषणाएं इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें कैसे चीजें आपस में चल रही है, रोटेट हो रही है, कैसे, फरवरी 1946 के अंदर रिवॉल्ट होता है, फिर मार्च में कैबिनेट मिशन आता है, फिर जुलाई में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, फिर 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हो रही है, 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बन रही है, ठीक है, और भारत में बराबर सांप्रदायिक दंगे फसाद चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। उसी में ये सारी चीजें हैं 46 की, उसी में फरवरी, ठीक है, फरवरी 1947 में क्लीमेट एटली जो है वो 2 घोषणा करता है। पहली घोषणा ध्यान से सुनना, ये कहता है 3 जून
1948 को भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखें कि भारत को आजाद करने की सबसे पहली तारीख जो तय की गई थी वो कौन सी थी, जो पहली तारीख तय की गई थी वो कौन सी थी, बताओ। भारत को आजाद करने की तारीख जो थी वो कौन सी थी, तय की गई थी? 30 जून 1946। आप कहोगे मैडम मतलब 30 जून 1946 नहीं, सॉरी 1948। उस 1948 की वजह हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया। अरे भाई पीछा छुड़वा रहे हैं ना तुमसे, पीछा छुड़ रहे हैं तुमसे। तो यहां तय करते हैं क्लिमेट एटली 30 जून 1948 को, ठीक है, 30 जून 1948 को भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। और दूसरा कहते हैं कि लो जी एक नया वायसराय आ रहा है आपके पास में, क्योंकि वेवेल को तो आपने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तो अब एक नया वायसराय मैं आपके पास भेजूंगा जो काम करेगा, और वो कौन है? माउंट बेटन। और क्लिमेट एटली जो है वो माउंट बेटन को, जैसे होते हैं ना कि लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल जाने से पहले माँ उसको कई चीजें बताती है, देख बेटा ऐसा मत करना, ऐसे मत करना, वैसे करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे जाना, ऐसे आना। तो इस तरह से बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ सिखाती है ना, वैसे ही जब माउंट बेटन जब भारत आ रहे थे ना, तब क्लिमेट एटली उनको 2-3 बातें कहते हैं। बोले देख, पहली चीज सांप्रदायिक दंगों से लड़ने की कोशिश, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ करने की वेवेल ने बहुत कोशिशें की है, असफल रही है। तो तू ये कोशिश मत करना कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक साथ करे, उलझ के रह जाएगा। तो बोले ठीक है, नहीं करूंगा। दूसरा, अगर सांप्रदायिक दंगे नहीं रुक रहे हैं और अगर विभाजन करने की आवश्यकता पड़े तो करना है। बोले ठीक है, कर देंगे, अगर आवश्यकता हुई तो कर देंगे। तीसरी बात, जितना जल्दी हो सके भारत में शांति बनाओ, और शांति बनाकर सिस्टम तैयार करके और जितना जल्दी हो सके भारतीयों को सौंप कर आ जाओ। बोले ठीक है। मतलब ये 3 जो राय मशवरे थे ना, ये क्लिमेट एटली ने आपके माउंट बेटन को कहा था साफ। पहली चीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम बहुत कोशिशें कर चुके हैं, ये कभी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, सांप्रदायिक दंगे जो धर्म के नाम पर हो रहे हैं ना, ये और मत बढ़ा देना, वहां जाकर कम करना, शांति करो। और शांति करके तीसरा काम क्या है, जितना जल्दी हो सके ना इस भारत के सिस्टम को, भारत की व्यवस्थाओं को ठीक करके भारत को सौंप देना, ठीक है। बाद में वो जाने और उनका काम जाने। एक बार चीजों को ढंग से, मतलब आप सोचो मैडम, अंग्रेज क्यों नहीं जा रहे हमें छोड़कर? क्यों? वो चाहते हैं कि यहाँ सारी चीजें ढंग से स्टैब्लिश हो जाए, सिस्टम बन जाए, लोगों में आपस में समन्वय हो जाए, शांति हो जाए, फिर हम जाएं। देखो, अगर वो सारे सिस्टम को डेवलप करके जाएंगे ना, तब तो उनका सम्मान रहेगा, पूरे विश्व में उनका सम्मान रहेगा। और अगर वो ऐसी ही चीजों को खोखली मोखली छोड़ के चले जाएंगे ना, तो ये उनका अपमान होगा कि उन्होंने देखो भारत को किस दुर्गति में छोड़कर आ गए, किस स्थिति में छोड़कर आ गए। उससे क्या होगा, फिर पुराने इतिहास में जो 200 सालों तक उन्होंने हमारा को खून चूसा है ना, वो पूरा याद आएगा। वरना मैं ये कहती हूँ कि अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया है वो एक तरफ है, परंतु लास्ट ये जो टाइम है ना, जब आपका संविधान बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। तभी तो जब हिस्ट्री का टीचर होता है तो वो अंग्रेजों को गालियां देता है, मैंने आपको पहले भी कही थी ये बात। और जो पॉलिटी विशेष है उसमें अंग्रेजों की थोड़ी सी हम तारीफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बनाकर गए हैं, तुम्हें रोता रोता नहीं छोड़ के गए हैं, तुम्हें आराम से पुचकारा है, तुम्हारा रोना बंद हुआ है, तुम वातावरण में ढल गए, उसके बाद में वो तुम्हें छोड़कर गए हैं, ऐसे नहीं छोड़ा है। चाहते तो क्लिमेट एटली कहते भाई आ जाओ, जितने भी अंग्रेज हैं अपने बोरिया बिस्तर बांध लो और चल पड़ो भाई, चलो आ जाओ अपने ब्रिटेन और इन भारतीयों को कर लेना जो कर रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति होती ना, तो देखना कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ती और हमारे यहाँ जो दंगे फसाद हुए ना, हो सकता है वो हमारे विनाश में बदल जाते, हम पूरी तरह से खत्म हो जाते। भारत की जो यूनिटी है वो कभी नहीं बन पाती। देसी रियासतें अलग लड़ती, प्रांत अलग लड़ते, मुसलमान अलग लड़ते, हिंदू अलग लड़ते। भारत की क्या स्थिति होती हम कभी नहीं सोच सकते, किस दुर्गति में होता हम कभी नहीं सोच सकते। परंतु यहाँ अंग्रेज थे जिन्होंने लास्ट तक भी आपका साथ नहीं छोड़ा और लास्ट में भारत को एक संघ बना गए। हालांकि भारत को 2 हिस्सों में तोड़ गए, मुझे पता है भारत को 2 हिस्सों में तोड़ गए, परंतु संघ बना गए। अगर अंग्रेज नहीं होते बेटा, अंग्रेज अगर नहीं होते तो आपका भारत आज न जाने कितने हिस्सों में होता। 2 हिस्सों में नहीं होता, लगभग इसके 8 से 9 हिस्से होते। इधर जूनागढ़ अलग, जम्मू कश्मीर अलग, हैदराबाद अलग, इधर आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अलग, इधर बंगाल पूरा अलग होता, इधर पंजाब पूरा अलग होता।
ठीक है। तो इस तरह कितने हिस्से होते हैं ये हमें भी नहीं पता है, ये हमें भी नहीं पता। बस अंग्रेजों ने कोशिश की कि दो ही हिस्से बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो माउंटबेटन जो है वो दिमाग में पूरी प्लानिंग लेकर आए थे, एक साथ करना नहीं है और फटाफट इसका हल निकालना है। तो माउंटबेटन जो है इस घोषणा के बाद में भारत आते हैं, और भारत आने के बाद में जैसे वेवेल जो सब लोगों से मिलते हैं ना, वैसे माउंटबेटन भी सब लोगों से मिलते हैं। आपके वामपंथी हैं, छोटे मोटे जो दल है, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, यहां तक कि माउंटबेटन तो जो मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र है ना वहां भी जाते हैं। जैसे आपका बंगाल है, आपका पंजाब है, सिंध है, जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम मिक्स रहते हैं। अब जैसे मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, वहां भी जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रांत वहां भी जाएंगे वो लोग, वहां भी जाकर लोगों से मिलते हैं। माउंटबेटन खुद लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या करना है भाई। अलग से कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से मिल ही रहे, पार्टी से, जनता से भी मिलते हैं। और जनता से मिलने के बाद में उनके दिमाग में एक ख्याल आता है क्या, कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुत ज्यादा है, वो क्षेत्र एक तरफ से, मतलब अगर मैं बात करूं इस तरह मैप में, तो ये आपका बंगाल, तो बंगाल में इस तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आज तुम बांग्लादेश कहते हो, इसमें मुस्लिम वाकई में ज्यादा है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र था आपका, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, इधर आपका पंजाब आ गया, ये आपके इधर सिंध आ गए। ठीक है, तो ये जो एरिया था ना, ये एरिया पूरा मुस्लिम प्रधान है। हालांकि मुस्लिम यहाँ बीच बीच में भी है, यहां भी मुस्लिम है, परंतु ये मुसलमानों की संख्या कम है। तो बिल्कुल हम कुछ कर सकते हैं ताकि ये जो हिस्से हैं ना, ये पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन जाए और ये हिस्सा क्या बन जाए, भारत बन जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई अगर ऐसा होता कि इधर उधर मुस्लिम रहते तो हम कब के अलग कर देते कि भाई ठीक है, तुम एक लाइन खींचो, इधर दीवार बढ़ाओ, इधर सारे मुस्लिम रहो, इधर सारे हिंदू रहेंगे। पर ऐसा नहीं था। भारत के बहुत सारे हिस्सों में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन जो है वो बराबर संख्या में थे। बहुत जगह हिंदू ज्यादा थे तो कई जगह मुसलमान ज्यादा थे, कहीं जगह बराबर थे, कहीं जगह इनकी संख्या फ्लक्चुएट थी। तो इस तरह हम लोग डिवाइडेशन नहीं कर सकते, बंटवारा नहीं कर सकते कि कैसे बांटेंगे। ठीक है, अब बंटवारा नहीं हो सकता, परंतु आपके माउंटबेटन ने जब जनसंख्या देखी, लोगों से पूछा, जाना, समझा, तो माउंटबेटन यहां एक प्लान तैयार करते हैं जिसे आप कहते हो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन एक प्लान तैयार करते हैं। भाई इमीडिएटली कहता है कि बांटना तो पड़ेगा तुम्हें, और एक काम करो, इनका विभाजन करो और इनको नक्की करो भाई, कैसे जैसे करके क्या है। ठीक है ना, अब देखो इसे तुम कहोगे माउंटबेटन योजना। इसे तुम क्या कहोगे, माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, 3 जून प्लान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन जो योजना थी, इस योजना को कब पेश किया गया, कह सकते हैं इस योजना पर अनुमति कब मिली है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन आते हैं। देखो फरवरी में अनाउंसमेंट होता है, फरवरी में अनाउंसमेंट होता है, तो लगभग ये फरवरी लास्ट तक आ जाते हैं, फरवरी लास्ट तक ये आ जाते हैं। तो देखो आप मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने लोगों से मिलते हैं और अपने दिमाग में प्लानिंग तैयार करते हैं। तो आप एक चीज देखना, यहाँ लोग आ रहे हैं, अंग्रेज आते हैं, चीजों को, सिचुएशंस को समझते हैं और प्लान तैयार करते हैं, और उस प्लान की परमिशन ले लेते हैं ब्रिटेन से। तो यहाँ 3 जून 1947 को यह तय हो गया था कि भारत का विभाजन होगा। क्यों तय हो गया? क्योंकि माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना क्या थी, उसके प्रावधान सुनो। देखो सबसे पहली बात, माउंटबेटन प्रावधान मतलब योजना में सबसे पहली बात क्या थी, माउंटबेटन योजना में साफ नहीं लिखा था कि विभाजन होगा। लास्ट में देखना, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये कह रहा है कि विभाजन तो होगा, परंतु विभाजन कैसे होगा, और जब तक विभाजन होगा तब तक संविधान बन रहा है, उसका क्या करेंगे। ध्यान से सुनना, 3 जून 1947 मतलब हमारा संविधान बनना तो शुरू हो गया 1946 में, मतलब संविधान बनना तो शुरू हो गया। तो बताओ संविधान को रोके या चलने दे। तो ये माउंटबेटन की बहुत अच्छी बात थी इस प्लान की। इन्होंने ये कहा कि नहीं जी, संविधान को नहीं रोका जाएगा, संविधान को बनने से नहीं रोका जाएगा, संविधान निर्माण चलता रहे, संविधान निर्माण चलता रहे, और जिस क्षेत्र को संविधान की पालना नहीं करनी उस क्षेत्र में संविधान लागू नहीं किया जाएगा। मतलब जो क्षेत्र मना कर देगा
विभाजन होगा ना, तो जब विभाजन होगा तो पाकिस्तान चाहेगी तो वो इस संविधान की पालना कर सकती है, यही संविधान लागू कर सकती है। और अगर वो नहीं चाहती, अगर जब विभाजन होगा और अगर पाकिस्तान नहीं चाहती कि संविधान को लागू नहीं करना, तो वो अपना अलग संविधान बना लेगी। परंतु अभी जो संविधान बन रहा है ना, उसको रोका नहीं जाएगा, वो संविधान अपना कंटिन्यू काम करता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, इन्हें ये देखा गया कि जो देसी रियासत है, जो देसी रियासतें हैं, तो पहले तो क्या था, राजा। देखो मुझे बताओ, अगर तुम कहीं के राजा होते, सोचना, अगर तुम कहीं के राजा होते तो क्या तुम कभी भी अपना साम्राज्य खत्म करके किसी और में विलय होने की सोचते? क्या भारत में मतलब भारत में शामिल होने की सोचते? नहीं सोचते। क्यों? राजा हो, भारत में शामिल होते ही तुम्हारा तो तवज्जो, तुम्हारी महत्ता, तुम्हारी पावर, तुम्हारा नाम सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, सब सरकार के पास चला जाएगा। तो यहाँ देसी रियासतें जो थी ना, जब माउंटबेटन ने सबसे ऑब्जर्व किया ना, तो देसी रियासतों के राजा से भी मिले, तो कुछ राजाओं ने कहा कि भाई हम तो नाम मात्र के हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो हम केवल नाम मात्र के, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो जैसे शामिल करे कर लेगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गए थे। मतलब कुछ कुछ तो राजा ऐसे थे जिनके पास प्रजा के नाम पर 100-500 व्यक्ति थे, प्रजा के नाम पर कितने, 100-500 लोग ही थे बस। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है, नाम मात्र के राजा बन गए। और कुछ जो क्षेत्र थे ना, वहां पर राजा के पास वाकई में पावर थी, पावर का मतलब पैसा भी था, और वो शामिल नहीं होना चाहते थे। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया, क्या दिया कि देसी रियासत जो है, देसी रियासत के राजा तय करें कि उन्हें भारत के किस भाग में शामिल होना है। अब इससे एक बात तुम्हें पता चल गई कि भारत तो अलग होगा, मतलब भारत का विभाजन तो होगा ही। तो यहाँ क्या कहा, देसी रियासतों में राजा तय करेंगे कि वह किस भाग में शामिल होना चाहे। आप एक बात गौर करना, क्या इसमें मैंने कहीं भी ये लिखा कि देसी रियासतों को अनिवार्य रूप में शामिल होना होगा? क्या मैंने कहीं भी ये लिखा कि देसी रियासतों में, देसी रियासतों को आवश्यक है कि वो शामिल हो? कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मिलना जरूरी है। तो देसी रियासतों में कुछ ने तो ये भी कहा था कि हम तो नहीं मिलेंगे, मना भी किया था, परंतु फिर जबरदस्ती शामिल किया, ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। तो देसी रियासतों के राजाओं को कहा कि तुम तय कर लेना कि तुम्हें किस भाग में शामिल होना है। अब देखना, आपके यहां अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर बात चली थी किसकी, एक तो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत प्लस असम। इनमें क्या हुआ, जनमत संग्रह कर लिया। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, सीधा मतलब अंग्रेजों ने जनमत संग्रह करवा लिया था। क्या करवाया, जनमत संग्रह का मतलब जनता से पूछा। अब आपको मैडम जूनागढ़ में भी तो पूछा था, जूनागढ़ में तो एक्चुअली सिचुएशन दूसरी थी। वो यहाँ क्या कर रहे हैं, माउंटबेटन ने ये कहा, माउंटबेटन जो है वो खुद एक प्लानिंग में है ना कि अलग करना है, परंतु भारत के किस किस हिस्से को पाकिस्तान बनाया जाए वो ये तय कर रहा है, वो ये तय कर रहा है, जिसमें उत्तरी सीमा प्रांत जो है पूरा एरिया, असम, इन क्षेत्रों में क्या था, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, संख्या थोड़ी ज्यादा ऐसी थी। तो उन्होंने क्या कर लिया, जनमत संग्रह करवा लिया, जनता से पूछ लिया, और इस जनमत संग्रह में यह तय हो गया कि भाई हम तो कहां मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, जनता से पूछा। वही चौथी बात देखना, पंजाब और बंगाल प्लस पंजाब का क्षेत्र, बंगाल का। अब एक बात गौर करना, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पूरा का पूरा कहां चला गया है, पाकिस्तान में। असम का जो क्षेत्र था ना, जो पूरा नहीं गया, असम का छोटा सा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, ठीक है। बाकी जो क्षेत्र है वो आज भी भारत के पास में है। अब पंजाब और बंगाल, आपको ये साफ पता है कि आधा पंजाब, आधे से ज्यादा पंजाब पाकिस्तान के पास में, और हमारे पास बहुत कम हिस्सा है। ये मैंने बराबर सा बना दिया, पर ये इस तरह है अगर हम बात करें तो पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है और ये भारत के पास है। बंगाल में भी ये स्थिति थी। बंगाल के अंदर तो देखा जाए तो इस तरह, भारत के पास में, पाकिस्तान के पास ज्यादा था और भारत के पास कम था। हुआ क्या, पंजाब और बंगाल के अंदर इनकी जो विधानसभाएं थी ना, इन विधानसभाओं को कह दिया कि तुम तय कर लेना कि तुम्हें किस भाग को, पाकिस्तान को शामिल होना है या तुम्हें भारत में शामिल होना है। देखो सिचुएशन क्या बन रही है, पंजाब और बंगाल में ये कह दिया कि विधानसभा पंजाब की और
बंगाल की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो तय करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में शामिल होना है। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में शामिल होना है। तो इन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, परंतु हमारे यहाँ कुछ ऐसा हिस्सा भी है जिसमें भारतीय ज्यादा है, मुसलमान कम है। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या किया, जिस हिस्से में मुसलमान प्रधानता थी वो पाकिस्तान को दे दिया, और जहां मुस्लिम प्रधानता न होकर हिंदुओं की प्रधानता थी, हिंदू ज्यादा थे, वो किसके पास आ गया, भारत के पास आ गया। प्लस सिंध जो था ना, तो सिंध को ये कहा कि सिंध खुद स्वयं तय करेगा कि उसे पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में तय होना है। तो सिंध ने तो किस में शामिल होने की बात कही थी, सिंध ने तो कहा था कि हम तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। इसी के साथ में माउंटबेटन ने कहा था कि सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, सीमा का निर्धारण करने के लिए क्या बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा। हालांकि वो जो आयोग है, ठीक है, वो जो आयोग है, वो आयोग अगर हम सिंपल सी बात करें तो आगे चलकर 1947 का जो अधिनियम आता है ना, उस अधिनियम के अंदर आयोग बनता है, सीमा निर्धारण आयोग। आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट जवाब दो। इसी के साथ एक 7वां बिंदु जो है, लास्ट है इसका, माउंटबेटन प्लान का। माउंटबेटन कहते हैं इस भारत का विभाजन होगा। भारत को विभाजित किया गया है 2 भागों में, भारत को विभाजित किया गया 2 भागों में, एक कहलाया पाकिस्तान, दूसरा कहलाया भारत। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों ब्रिटेन के डोमिनियन स्टेट होंगे। अब यहां आपका दिमाग चकराना चाहिए, क्या सोचकर कि मैडम डोमिनियन स्टेट की तो मांग को हम ठुकरा रहे थे, और यहां पर माउंटबेटन ने कहा डोमिनियन स्टेट। तो देखो यहां डोमिनियन स्टेट जो है वो जबरदस्ती डिमांड की गई थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर मुसलमान भी तो रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान से जितने भी हिंदू है वो उधर आ जाओ। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, जैसे भारत में मुसलमान है वैसे पाकिस्तान में हिंदू भी हैं। हालांकि जब ये विभाजन हुआ था ना, तब बहुत ज्यादा लोगों ने पलायन किया था, इधर उधर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए थे। इस चीजों को हम नहीं समझ सकते। जो वाकई में विभाजन के वक्त जो लोग थे ना, जिन्होंने ऐसी परेशानियां झेली हैं, जो पलायन किए हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं या जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, उस दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दौरान जो लोगों ने जो कष्ट झेले हैं, जो समस्याएं झेली हैं, जो चीजें देखी है, वो हमने कभी नहीं देखी। ठीक है, उस वक्त की स्थिति अलग थी भारत की। तो यहाँ 2 डोमिनेंट स्टेट का जबरदस्ती लिया गया। क्यों भाई, जब भारत पूरी तरह से अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे, तो आजादी देने के बाद तो डोमिनेंट स्टेट रहे नहीं ना हम, आजादी मिलने के बाद तो डोमिनेंट स्टेटस खत्म। परंतु जब तक पूरी आजादी नहीं मिल जाती, आजादी की घोषणा नहीं हो जाती, जब तक संविधान नहीं बन जाता अच्छे से, तब तक अंग्रेज जो है वो नाम मात्र के ही, चाहे नाम मात्र के रहो, परंतु नाम मात्र के भी होने चाहिए, ताकि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें एक आश्वासन रहे कि हाँ, यहां पूरी तरह से कांग्रेस का राज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी अंग्रेज है और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए इस डोमिनेंट, ये जो स्टेटस, जो डोमिनेंट स्टेट था ना, ये जबरदस्ती डिमांड किया गया। इसलिए आप जैसे 1947 का भी अधिनियम देखते हो ना, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है 2 डोमिनेंट स्टेट। डोमिनियन स्टेट जब तक अपना संविधान नहीं बनाएंगे ना, तैयार नहीं करेंगे, तब तक वो डोमिनियन स्टेट रहेंगे। तो यहाँ 2 डोमिनियन स्टेट बने, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। तो माउंटबेटन योजना से आपका भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और ये जो प्लान है, ध्यान से सुनना, ये जो प्लान है, ये प्लान, इस पर अगर हम बात करें तो भारतीयों में नेहरू और पटेल ने हाँ कर दी थी, कांग्रेस ने हाँ कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और मुस्लिम लीग तो जो है वो तो खुशियां मना रही थी कि फाइनली जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला। अब सोचो, जो बच्चा इतने सालों से जिद करे बैठा है, उस बच्चे की जिद पूरी हो गई तो वो कितना ज्यादा खुश होगा, ये तो आपको भी पता होगा। अब देखो, अगर हम बात करें तो माउंटबेटन योजना के माध्यम से ये जो सारी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आपके पास में जुलाई में पारित होकर भारत शासन अधिनियम, जुलाई में पारित होकर एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1947, जिसमें साफ लिखा होता है 2
डोमिनियन स्टेट होंगे, 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। ठीक है, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। इसमें कुछ और भी प्रावधान आए थे, वो क्या थे? जैसे कि संविधान सभा की सीटों में कमी हो गई थी। संविधान सभा की सीटों में क्या हो गई थी? कमी हो गई थी, क्योंकि जब 389 हमारी सीटें थी तब पूरा भारत एक था। ठीक है, अब जब भारत बट गया तो सीटें भी बटेंगी या नहीं बटेंगी? तो भारतीय संविधान में केवल 299 सीटें ही रह गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो सीटें थी उनमें भी क्या हो गई? कटौती हो गई। तीसरी बात, आपके यहाँ सीमा आयोग बनाया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग बनाया गया, जिसका नाम क्या था? सॉरी, अध्यक्ष कौन था सीमा आयोग का? रेड क्लिफ। अध्यक्ष कौन था? रेड क्लिफ। इस तरह भारत शासन अधिनियम जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने इसको पॉलिटिकल में अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसी अधिनियम के अंदर वो तारीख आई थी जिसको सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हो, मुझे पता है। यही अधिनियम था जो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया था, जिसके लिए आपने राष्ट्रीय आंदोलन वाकई में शुरू किया था। वो यही था कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, यू मान के चलें कि कई जगह ये फैक्चुअल डाटा है कि भाई थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के अंदर, थोड़ा सा लिटिल बिट टाइमिंग का डिफरेंस है। और उस टाइमिंग के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त रात की बात करें तो 12 बजे बाद तो जैसे कि भारत में शुरू हो गया था, और 12 बजे से थोड़ा सा पहले, ठीक है, थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी आजादी जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद हो जाता है। जिस चीज की हम चाह रखते हैं वो हमें मिल गया। इतने दिनों से इतनी लंबी चौड़ी क्लासेस हम पढ़ रहे थे, आज हमें हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, और वो ये बात है कि कब से मैं बोल रही हूँ ना, अब तुम बोलो। अंग्रेजों ने ये तारीख ही तय क्यों की? मतलब अंग्रेज जो है वो 20 भी रख सकते थे, 25 भी रख सकते थे, 16 भी रख सकते थे, 18 भी रख सकते थे। अच्छा, अंग्रेजों ने तो कहा था ना 30 जून 1948 को, मतलब अगले साल जून में देने की बात थी। तो अंग्रेजों ने ये इतना जल्दी क्यों दिया? ठीक है, इतना जल्दी क्यों दिया अगर हम बात करें? और भारत 15 अगस्त, अंग्रेजों ने ये रीजन हमें क्यों दिया? 15 अगस्त ही तारीख तय क्यों की गई थी? ठीक है, 15 अगस्त क्यों तय की गई थी, इसका कारण आप बताओ। इसका रीजन मैं आपसे सुनने में इंटरेस्टेड हूं कि 15 अगस्त को हमें आजादी क्यों मिली, क्यों का रीजन आप बताओ। अंग्रेजों ने यही तारीख तय क्यों की थी? वाह भाई वाह, शाबाश, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था, वाह। अंग्रेज कौन से काम मुहूर्त से करने लगे?